सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्यार से बैच मिशन 100 में, जहां पर हम हमारे 11th क्लास के फिजियोलॉजी के लास्ट चैप्टर को शुरू करने वाले हैं और 2 लेक्चर में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। यानी कल मॉर्निंग तक आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर भी कल ही स्टार्ट कर रहे होंगे, जिससे कि हमारा टाइम थोड़ा सा बचे। चैप्टर का नाम है केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। यानी हम हमारी बॉडी पे हमारा न्यूरोनल सिस्टम कैसे कंट्रोल करता है इस बात को जान चुके हैं। अब हम बात करेंगे केमिकल कंट्रोल की। यानी हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स बन रहे होते हैं जिनका नाम होता है हार्मोन्स। ये हार्मोन्स कैसे आपके साइट ऑफ फॉर्मेशन से साइट ऑफ एक्शन की तरफ बढ़ रहे होते हैं और कैसे हमारे बॉडी में होने वाले अलग अलग कामों को कंट्रोल कर रहे होते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हार्मोन बनाने वाले ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स कितने हैं, इनकी पोजीशन क्या है, ये क्या क्या काम करते हैं, कौन कौन से हार्मोन्स बनाते हैं और उन हार्मोन्स का क्या रोल है हमारी बॉडी के अंदर, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। एंड एक लास्ट टॉपिक आता है जहां आप पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन के बारे में। यानी डिफरेंट टाइप का केमिकल नेचर हो सकता है अलग अलग हार्मोन्स का, तो उन हार्मोन्स का हमारे सेल पर आकर के इंपैक्ट करने का तरीका क्या है। कोई हार्मोन हमारे सेल में आखिर घुसता कैसे है, कहां घुसता है और किस तरीके से काम करता है, व्हाट इज इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उस बारे में हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। यानी एक लिंक्ड टॉपिक है ये बेसिकली। यहां पर कई ऐसे ग्लैंड्स होंगे जिनके बारे में आपको पहले से थोड़ा बहुत आइडिया होगा, कई ऐसे ग्लैंड्स होंगे जिनके जो हार्मोन्स हैं उनके फंक्शन आपको थोड़े बहुत पहले से पता होंगे एंड बाकी पूरी बायोलॉजी में जो हार्मोन्स हैं इनके फंक्शन कहीं ना कहीं आपके सुने हुए होते हैं या आगे चल के आप सुनने वाले होते हैं। जैसे अभी आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके बाद जो हम चैप्टर करेंगे वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन अगर होगा तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप टेस्टिस और ओवरी में बनने वाले हार्मोन्स के बारे में चर्चा कर रहे होंगे। आप टेस्टोस्टेरॉन के बारे में पढ़ेंगे, आप एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के बारे में पढ़ेंगे। आज ही आपको उनसे संबंधित सारे के सारे फंक्शंस पता लग जाएंगे। तो जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी होगी, आपको पहले से चीजें पता होंगी। सिमिलरली इंसुलिन के बारे में आप बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ते हैं, तो यहां पे भी आप इंसुलिन के बारे में पढ़ते हैं, वहां पर आपको चीजें काम आ रही होती हैं, राइट। अलग अलग जगह पर अलग अलग हार्मोन्स की बातें कर रहे होते हैं हम। जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर हम लोग कॉर्टिसोल की बात भी करते हैं। हम लोग बेसिकली वहां पर और भी हार्मोन्स हैं जिनके बारे में चर्चा कर रहे होते हैं, अलग अलग टाइप के, जैसे कि आपका थायरोक्सिन के बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं। तो देयर आर मेनी हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में काम कर रहे होते हैं, इनका जिक्र बायोलॉजी में अलग अलग जगह पर हो रहा होता है। तो एक लिंक्ड टॉपिक है, मजा आएगा। यहां पे कुछ चीजें सीख लोगे, अलग अलग चैप्टर में इंप्लीमेंट कर पाओगे। अलग अलग चैप्टर की कुछ बातें हैं जो आज यहां पर इंप्लीमेंट करके मैं आपको दिखा रहा हूंगा। तो मेरे भाई हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के, एंड लेट्स डू कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस चैप्टर। जैसा हम लोगों ने नर्वस सिस्टम स्टार्ट करते टाइम पे डिस्कशन की थी कि हमारी बॉडी में जितने भी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं उनको हम 2 तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल, और इस न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम की कंप्लीट स्टडी को हम लोग न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कह रहे होते हैं। तो न्यूरल सिस्टम जो है मेरे भाई, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करता है, एक तार की तरह एक जगह से दूसरी जगह को एकदम कनेक्ट करेगा, और तार में जैसे बिजली दौड़ती है उसी प्रकार से सिग्नल यहां दौड़ता चला जाएगा, फास्ट कम्युनिकेशन होगी। अब आपको पता है आपकी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल हैं, हर सेल में आप तार की सप्लाई नहीं दे सकते, हर सेल में आप तार को इनरवेट नहीं कर सकते, तार को नहीं घुसा सकते, एंड इसीलिए हर सेल में आप इन तारों के थ्रू तो सिग्नल नहीं भेज सकते। लेकिन आपको पता है हर सेल को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, तो हर सेल में हम खाना भेजते हैं, हर सेल में हम ऑक्सीजन भेजते हैं ब्लड के थ्रू। तो जाहिर सी बात है ब्लड की जो सप्लाई है वो हर सेल तक है। तो अगर हम उसी ब्लड के थ्रू कुछ और रेगुलेटरी केमिकल्स भी भेज दें, यानी हार्मोन्स भी भेज दें, तो हर सेल तक हम हमारा सिग्नल पहुंचा पा रहे होंगे। तो यहां पर स्लो कम्युनिकेशन होती है क्योंकि आप ब्लड के थ्रू किसी केमिकल को भेज रहे हैं, तो ये तार की तरह फास्ट सिग्नल प्रोसेस नहीं कर पाएगा, लेकिन धीरे धीरे स्लो सिग्नल भेज पाएगा, और ये सिग्नल जो है ये लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। यानी सिग्नल को स्टेबल होना पड़ेगा, तभी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने तक अपने आप को मेंटेन कर पाएगा। पता लगा जो सिग्नल है इसकी वैलिडिटी ही कम है, 1 मिनट की वैलिडिटी थी, लेकिन मेरे भाई आपके सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में 2 मिनट का टाइम लग रहा है, तो सिग्नल पहले ही एक्सपायर हो जाएगा। इसीलिए सिग्नल को लॉन्ग लास्टिंग होना पड़ता है।
अब हार्मोन्स जो है ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स द्वारा बनाए जाते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन बना रहे होते हैं, एंड ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, यानी इनके साथ कोई ट्यूब नहीं जुड़ी हुई होती, यानी ये जो है अपने हार्मोन्स को, अपनी सिक्रीशंस को डायरेक्टली ब्लड में छोड़ देते हैं। यानी ये जो हार्मोन है बहुत हल्के केमिकल होते हैं, बहुत लो मॉलिक्यूलर वेट के केमिकल होते हैं, इसलिए हम इन्हें डायरेक्टली ब्लड में लोड कर देते हैं और ब्लड में सर्कुलेट करने लग जाते हैं हार्मोन, और टारगेट सेल्स तक पहुंच जाते हैं। तो जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं, ऑल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी आर रेगुलेटेड बाय न्यूरल कंट्रोल एज वेल एज एंडोक्राइन कंट्रोल। इसीलिए इनकी कलेक्टिव स्टडी को हम न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम की कंप्लीट स्टडी को हम न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। गुरुजी बातें समझ में आ गई। अगर आप देखें तो इनवर्टिब्रेट्स में यानी लोअर लेवल के एनिमल्स में हार्मोन कम होते हैं और सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है, बहुत कम ग्लैंड्स होते हैं। लेकिन वर्टिब्रेट्स में यानी हमारे अंदर, हम तो सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, तो हार्मोन भी ज्यादा बन रहे होते हैं, एंड अच्छी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए कॉम्प्लेक्स एंडोक्राइन सिस्टम आपको देखने को मिल रहा होता है। हमारी बॉडी में अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं एंड कुछ एंडोक्राइन टिश्यूज भी हैं जो बॉडी में अलग अलग जगह पर पाए जा रहे होते हैं। कई एंडोक्राइन सेल्स भी हैं जो बॉडी में अलग अलग जगह पाए जा रहे होते हैं, और ये क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स बना रहे होते हैं। इन सबको हम हमारा एंडोक्राइन सिस्टम मानते हैं। यानी इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी हैं, एंडोक्राइन सेल्स भी हैं, एंडोक्राइन टिश्यूज भी हैं, जिनके बारे में हम एंड टू एंड पढ़ रहे होंगे इस चैप्टर के अंदर। तो ये हमने जाना, बहुत बेसिक बात है क्योंकि हम पहले भी इस बात को देख चुके हैं। नाउ हार्मोन की जो बेसिक डेफिनेशन है, जनरल डेफिनेशन, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। कुछ बातें जो हमें पहले से पता है। देखिए भैया, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड का काम होता है हार्मोन बनाना, तो इसने कुछ हार्मोन बनाए। अब ये हार्मोन बहुत हल्के होते हैं, तो इन्हें हम ब्लड में लोड कर देते हैं, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड कैसे हैं, डक्टलेस है। इनके पास डक्ट तो है नहीं, इनके पास कोई ट्यूब तो है नहीं जिससे हार्मोन ट्रेवल करेंगे, तो ये सीधा अपने हार्मोन्स को, अपने द्वारा बनाए गए केमिकल्स को ब्लड में लोड कर देते हैं। और सिंस ये मॉलिक्यूलर वेट इनका कम है, सिंस ये हल्के हैं, तो ये इस ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते रहेंगे और ब्लड में घूमते रहेंगे। अब कुछ ऐसे सेल जिन्हें हम टारगेट सेल कह रहे हैं, इन टारगेट सेल पे पाए जाते हैं रिसेप्टर्स। इन टारगेट सेल पे पाए जाते हैं रिसेप्टर्स, और ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं, नाम ही है रिसेप्टर। रिसेप्टर जो रिसीव करे, तो इनके पास क्या होती है, एक टेंडेंसी होती है हार्मोन को रिसीव करने की। यानी ये जो रिसेप्टर है, जैसे एंटीना सिग्नल कैच कर लेता है, वैसे ही रिसेप्टर एंटीना जैसे होते हैं जो इस ब्लड में से हार्मोन को कैच कर लेते हैं। ये कहते हैं भाई मेरा पार्सल है, मुझे दे दो। जैसे आपके घर का पार्सल पड़ोसी के घर नहीं जाता ना, आपके घर ही आता है, क्योंकि आपके घर के आगे एक नेम प्लेट लगी हुई है, उससे डिलीवरी वाले भैया को पता लग जाता है आपके घर में पार्सल छोड़ना है। सिमिलरली यहां पर ब्लड में घूम रहे हैं हार्मोन, ऐसे तो कोई भी उठा लेगा, ब्लड में ही तो घूम रहा है, कोई भी उठा के पिक कर लेगा कि लाओ भैया मेरा हार्मोन है। नहीं, रिसेप्टर दिखाओ। अगर ये आपका हार्मोन है, आपके पास पक्का रिसेप्टर होगा। यहां पर रिसेप्टर है तो यहां पे हार्मोन उतर जाएगा इस ब्लड वेसल में से, और यहां इस टारगेट सेल के अंदर पहुंच जाएगा। यस, और बेसिकली काम करने लगेगा, यानी अंदर टारगेट सेल के अंदर काम होने लग जाएगा। तो ये मेम्ब्रेन रिसेप्टर है, यानी ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जा रहे हैं। अलग अलग प्रकार के रिसेप्टर होते हैं, कुछ रिसेप्टर सेल के अंदर भी पाए जाते हैं, उस बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। वो एंड का टॉपिक है। अभी बस ये समझिए कि जिस सेल के पास रिसेप्टर होगा उसे हम टारगेट सेल कहेंगे। यानी टारगेट सेल पे रिसेप्टर होगा, इस रिसेप्टर से ही हमें पता लगेगा कि यहीं पे हार्मोन को उतरना है, यहीं पे हार्मोन को जाना है, यही हमारा मेन टारगेट है जिसपे हमें अटैक करना है। अब हार्मोन्स का जो मॉलिक्यूलर वेट है ये लो होता है, हमें इसी बात से पता लग रहा है कि ये ब्लड में ट्रेवल कर सकता है। लो मॉलिक्यूलर वेट का है तभी तो ट्रेवल कर पा रहा है, बहुत भारी होता तो ट्रेवल नहीं कर पाता। तो कन्वेंशनल या ओल्ड डेफिनेशन है एक आपके हार्मोन की, जो कि इसी मैकेनिज्म पर बेस्ड है कि हार्मोन्स आर द मैसेंजर केमिकल। यानी हार्मोन ऐसे केमिकल्स हैं जो कोई मैसेज लेकर के, कोई सिग्नल लेकर के जा रहे हैं, विच आर सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। यानी हार्मोन वो केमिकल हैं जो मैसेज लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। इनको बनाया किसने, एंडोक्राइन ग्लैंड ने, और ये एक डिस्टेंस पे पाए जाने वाले टारगेट ऑर्गन तक पहुंच रहे होते हैं ब्लड के द्वारा। ये तो गुरुजी ऊपर जो बनाया है सेम बातें हो गई, एकदम सेम बातें हो गई। इसे हम कहते हैं कन्वेंशनल या ओल्ड डेफिनेशन। इसमें बहुत गहराई नहीं है इस डेफिनेशन में, इसीलिए हम लोगों को न्यू डेफिनेशन पे स्विच करना पड़ा, नई डेफिनेशन देखनी पड़ी। अब नई डेफिनेशन क्या है, गौर से जानिए। नई डेफिनेशन में कहते हैं हम, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। नॉन न्यूट्रिएंट यानी ये न्यूट्रिशन नहीं देते। अगर सोचो ये टेस्टी होते, न्यूट्रिशियस होते, ग्लूकोज जैसे, तो मेरे भाई रास्ते में ही कोई पकड़ के अपने सेल में डाल लेता इनको और इनको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी निकाल लेता, अगर ये न्यूट्रिशियस होते तो। इसीलिए कुदरत ने इन्हें नॉन न्यूट्रिशियस बनाया है, वरना तो कोई रैंडम सेल भी इनको उठा लेता खाने पीने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए।
लेकिन ये न्यूट्रिशियस होते ही नहीं है, इसलिए ब्लड में तैरते रहते हैं, ये वहीं पहुंचेंगे जहां इनकी जरूरत है। तो दे आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल विच आर सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड ने इसे बनाया, ये बात करेक्ट है। एंडोक्राइन ग्लैंड ने बनाया इसे ट्रेस अमाउंट में। ट्रेस अमाउंट मतलब एकदम कम अमाउंट में। क्यों? क्योंकि दे आर सुप्रीमली स्पेसिफिक। ऐसा नहीं है किसी भी सेल में जाके घुस गए, ये सिर्फ अपने टारगेट सेल पर ही जाके अटकते हैं जहां पर इनके लिए रिसेप्टर्स पाए जा रहे होते हैं, यानी किसी रैंडम सेल में नहीं घुसते। तो इनका कम अमाउंट भी अगर आप बना रहे हो तो एक कम अमाउंट भी अपनी सटीक जगह पर पहुंचेगा, ये गारंटी है। इसीलिए इन्हें ट्रेस अमाउंट में बनाया गया एंड इन्हें टारगेट सेल या ऑर्गन तक भेजा गया। ये सारी बातें करेक्ट है। यानी एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन बनाता है और मेरे भाई टारगेट सेल तक भेजता है, ये बात हमें पहले से पता थी, लेकिन यहां दो बातें ऐड करी गई कि ये ट्रेस अमाउंट में बने क्योंकि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है बहुत स्पेसिफिक है एंड नॉन न्यूट्रिएंट है, इसलिए रास्ते में इनको ऐसा नहीं है कि कोई उठा करके खा लेगा या इस्तेमाल कर लेगा। तो ये बातें भी हमको देखने को मिली। गुरुजी इतनी बात करेक्ट है, ओल्ड और न्यू डेफिनेशन समझ में आ गई। अब एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ ह्यूमंस, हमारे अंदर कौन कौन से ग्लैंड्स हैं, पहले उनके हम नाम देखेंगे। बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करेंगे यहां पर, क्योंकि एक एक करके हमको ऊपर से नीचे सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को देखना है कि कहां कौन सा हार्मोन बनेगा एंड किस तरीके से वो हार्मोन्स काम कर रहे होंगे। एक एक चीज को हमें समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे मस्तिष्क की, यानी हमारे दिमाग की। तो दिमाग जो था इसके तीन हिस्से थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में पढ़ाया था। फोर ब्रेन के भी दो रीजन थे। आपका मेन जो रीजन था वो था सेरिब्रम और उसके बाद था डायनसिफिलॉन। डायनसिफिलॉन में दो चीजें पाई जा रही थी, थैलेमस और थैलेमस के नीचे थैलेमस के हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के बारे में क्या लिखवाया था हमने? हाइपोथैलेमस में हीट का साउंड आ रहा था, HT का साउंड आ रहा था। हाइपोथैलेमस HT का साउंड आ रहा था जिससे हीट लिखवाया था। हीट का मतलब ये टेम्परेचर रेगुलेट करता है। इसमें हीट में ईट भी आ रहा था, यानी खाने की अर्ज को रेगुलेट करता है, पीने की अर्ज को रेगुलेट करता है कि खाना खाना है, भूख लगी है, खाना खा लिया, भूख मर गई, पानी पीना है, प्यास लगी है, पानी पी लिया, प्यास बुझ गई। इन सारी चीजों को, भूख लगी, भूख मर गई, प्यास लगी, प्यास मर गई, या टेम्परेचर रेगुलेट करना है, इन सारी चीजों को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। एंड उसी के साथ साथ इस हाइपोथैलेमस में कुछ सेल्स थे जिनका नाम था न्यूक्लियाई, जो कि आपके सिक्रीटरी थे, जो हार्मोन्स बनाते थे, यानी एंडोक्राइन भी था। तो मेरे भाई यहां पर ये जो हाइपोथैलेमस है इस इलाके में, ब्रेन में है ना, फोर ब्रेन का डायनसिफिलॉन जो पार्ट है, इसमें दो चीजें थी। फोर ब्रेन के दो पार्ट थे, सेरिब्रम और डायनसिफिलॉन। डायनसिफिलॉन में भी ऊपर थैलेमस, नीचे हाइपोथैलेमस। तो इसका जो हाइपोथैलेमस पार्ट था ये क्या कहलाता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहलाता है, गुरु का भी गुरु है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई यहीं पर ये जो हाइपोथैलेमस है इसके नीचे पाया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी जो है इसको हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। अब पिट्यूटरी को हम कह रहे हैं मास्टर ग्लैंड और हाइपोथैलेमस इस पिट्यूटरी को भी सिग्नल दे रहा है, यानी मास्टर का भी मास्टर हो गया ना, बाप के बाप को दादा कहते हैं हम। इसी प्रकार से मास्टर के मास्टर को हम सुपर मास्टर, मास्टर ब्लास्टर कहते हैं। तो ये जो मास्टर ब्लास्टर है कौन है? हाइपोथैलेमस। और पिट्यूटरी जो है उसको एक सिग्नल भेज रहा होता है कि हाँ भैया ये करना है, ये नहीं करना। यहां पर आपको बात समझ में आती है, करेक्ट। ब्रेन में ही एक और मटर के दाने जितना आपका छोटा सा ग्लैंड है, इसको पीनियल ग्लैंड कहते हैं। पीनियल नाम में आ रहा है पी यानी मटर, मटर के दाने जैसा छोटा सा, पीनियल नाम में ही पी आ रहा है। ये अपर एंड डोर्सल डायरेक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस में पाया जाएगा, यानी हाइपोथैलेमस के थोड़ा ऊपर, हाइपोथैलेमस के थोड़ा ऊपर एंड डोर्सल यानी पीछे की साइड, हाइपोथैलेमस से थोड़ा ऊपर और थोड़ा पीछे की साइड एक मटर का दाना जो है वो आपको देखने को मिलेगा। इसे क्या कहते हैं हम लोग? पीनियल ग्लैंड कहते हैं, करेक्ट, यस। तो ब्रेन में हमें तीन एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखने को मिले, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल। ये तीन नाम आपको यहां पे याद रखने हैं। फिर थोड़ा नीचे गए आप, गले वाले रीजन में आ गए। गले वाले रीजन में है थायराइड, थायराइड के पीछे है पैराथायराइड। यहां पे आपका थायराइड, थायराइड के जस्ट पीछे नेक रीजन में ही, पीछे से देखोगे इस डायग्राम को उल्टा करके तो पीछे की साइड होते हैं चार छोटे छोटे गोले जिनको पैराथायराइड कहते हैं हम, और आगे की साइड है थायराइड। यानी पैराथायराइड कहां मिला? थायराइड के पीछे, पी फॉर पीछे, थायराइड के पीछे है पैराथायराइड, दोनों सेम रीजन में ही है। इसी के पीछे चार छोटे छोटे गोले हैं, पीछे से दिखाई देते हैं, इन्हें पैराथायराइड कह दिया। चेस्ट वाले रीजन में जब आप पहुंचे, यहां एक ग्लैंड है जिसका नाम है मिस्टर थाइमस। यहां एक ग्लैंड है चेस्ट रीजन में जिसका नाम है मिस्टर थाइमस। थाइमस के नीचे अगर आप देखेंगे, है ना, यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट क्या है आपका? पेनक्रियाज। और पेनक्रियाज की खास बात क्या है? ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी दो टाइप के काम करता है। तो इसे हेट्रोक्राइन कह दिया, होमोक्राइन नहीं, इसे हेट्रोक्राइन कह दिया। एंड इसे कंपोजिट ग्लैंड कह दिया। दो प्रकार के काम ये करता है, कंपोजिट ग्लैंड कह दिया।
मिक्स्ड ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड या कंपोजिट ग्लैंड इसे कह दिया। क्यों कहा, आराम से सुनिए। मिक्स्ड ग्लैंड क्योंकि एक्सोक्राइन भी है एंडोक्राइन भी है। भाई पेनक्रियाज है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, तो क्या डाइजेशन के लिए एंजाइम्स बना रहा होगा, एंजाइम्स भी बनाएगा तो एक्सोक्राइन भी है। और मेरे भाई हार्मोन भी बनाएगा, पेनक्रियाज है, इंसुलिन बनाएगा, ग्लूकागॉन बनाएगा, तो जाहिर सी बात है हार्मोन भी बनाएगा तो एंडोक्राइन भी है। यानी ये दोनों काम करता है, एक्सोक्राइन काम भी करता है, एंजाइम भी बनाता है एंड हार्मोन भी बनाता है, एंडोक्राइन काम भी करता है। तो मिक्स्ड ग्लैंड है, हेट्रोक्राइन ग्लैंड है या कंपोजिट ग्लैंड है जो आपको देखने को मिला। करेक्ट है गुरुजी। यहां पर देखिए, यहां पर है आपकी किडनी, और किडनी के ऊपर है किडनी की टोपी, एड्रिनल ग्लैंड इसे कहते हैं। नाम ही देखो, एड्रीनल, रीनल शब्द किडनी से रिलेटेड है, और एड मतलब ऊपर की साइड। जैसे पत्ती में पढ़ाता हूं ना मैं कि एडेक्शियल ऊपर वाला सरफेस, अबएक्शियल नीचे वाला सरफेस, एड मतलब ऊपर वाला सरफेस, एडेक्शियल, एबएक्शियल नीचे वाला, एडेक्शियल ऊपर, एडी ऊपर, रीनल, रीनल मतलब किडनी, किडनी के ऊपर किडनी की टोपी, विपु भाई ओपी। तो मेरे भाई यहां पर आपको मिला एड्रीनल ग्लैंड। दो किडनी है तो दोनों किडनियों के ऊपर एक एक टोपी, एड्रीनल ग्लैंड। करेक्ट। और सबसे नीचे फीमेल में आपको देखने को मिलेंगी ओवरीज इन द पेल्विक रीजन, है ना, जिनका काम क्या है, जिनका काम है बेसिकली आपका ओवा बनाना। एंड मेल में मिलेंगे आपको टेस्टिस, ये भी आपके पेयर्ड होते हैं, दो टेस्टिस देखने को मिलेंगे जो कि आपका क्या होगा, स्पर्म प्रोडक्शन कर रहे होंगे, स्पर्म बना रहे होंगे। तो इन्हें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। अब आगे जब आप और डिटेल में ह्यूमन रिप्रोडक्शन की चर्चा करेंगे तो आपको बताया जाएगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या होता है। दो काम होते हैं, पहला आपका गैमीट बनाना, यानी ओवरी का काम क्या होगा, गैमीट बनाना यानी ओवम बनाना, एंड दूसरा हार्मोन्स बनाना, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बनाना, दोनों ओवरी में बनेंगे। एंड मेरे भाई टेस्टिस का काम क्या है, टेस्टिस का काम है स्पर्म बनाना एंड उसके साथ साथ मेल सेक्स हार्मोन बनाना, टेस्टोस्टेरॉन बनाना। तो ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा भैया खुद एक बार बोल बोल के देखिएगा, झांक लीजिएगा। सबसे पहले मस्तिष्क यानी ब्रेन, सबसे पहले हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस फिर पिट्यूटरी, उसके बाद आपका पीनियल, ये तीन चीजें यहां, गले में थायराइड, थायराइड के पीछे पैराथायराइड, चेस्ट रीजन में थाइमस, नीचे पेनक्रियास, किडनी की टोपी एड्रिनल, एंड मेल में टेस्टिस एंड फीमेल में ओवरीज। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। इसके अलावा बॉडी में अलग अलग जगह कुछ टिश्यूज भी हैं, कुछ सेल्स भी हैं जो अलग अलग हार्मोन्स बना सकते हैं, लेकिन पहले हम इन ग्लैंड्स की चर्चा कर रहे होंगे। सो अदर देन दीज ग्लैंड्स कुछ टिश्यूज या सेल्स भी हैं जो कि हार्मोन बना सकते हैं, जैसे हार्ट जो है ना। अब हार्ट में हमने एक चीज पढ़ी थी एक्सक्रीशन चैप्टर पढ़ते टाइम, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, एएनएफ। यस, एट्रिया की वॉल बना रही थी ना, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, एट्रियल, एट्रिया की वॉल बना रही थी, यानी हार्ट में कुछ ऐसा है जो कि कुछ केमिकल से सिंथेसाइज कर सकता है। किडनी जो है ना, किडनी में भी आपने देखा होगा जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस था जब हम किडनी की स्टडी कर रहे थे। इसी प्रकार से लीवर में, गट में आपकी अलग अलग टिश्यूज हैं जो कि क्या बना सकते हैं, डिफरेंट हार्मोन्स बना सकते हैं। क्या क्या बनेगा इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा आपकी होगी। अभी हमें इनके सिर्फ नाम याद करने थे, सिर्फ नाम सुनने थे। जैसे दिमाग में तीन चीजें हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, नीचे थायराइड, उसके पीछे पैराथायराइड, यहां पर चेस्ट रीजन में थाइमस, फिर आपका पेनक्रियाज, किडनी की टोपी एड्रिनल, एंड मेल के अंदर टेस्टिस, फीमेल के अंदर ओवरी। ये आपके मेन ग्लैंड हैं जिनका नाम और पोजीशन आपको याद हो जाना चाहिए। आगे चल के भी इनके बारे में डिस्कस करेंगे, नाम और पोजीशन के बारे में, बट स्टिल अगर एक बार में आपको चीजें क्लियर हो जाती हैं तो बेटर रहता है। फिर आप इन द्वारा बनाए गए हॉर्मोन्स और उनके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस पे ज्यादा फोकस कर पा रहे होते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट, इस बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड हमने कहा पिट्यूटरी को, उसका भी मास्टर, उसको भी सिग्नल देने वाला, उसको भी सिखाने वाला कौन है, मिस्टर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यानी थैलेमस के नीचे पाए जाने वाला, थैलेमस के हाइपो पाए जाने वाला हाइपोथैलेमस। तो ब्रेन जो है इसके दो पार्ट है ना, ब्रेन के मतलब फोर ब्रेन के, देखो ब्रेन के टोटल तीन पार्ट थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में दो चीजें पाई जा रही थी। आपका ये जो कॉन्वोल्यूटेड पार्ट, घुमावदार पार्ट दिखाई देता है, मेन पार्ट, इसे हम सेरिब्रम कहते हैं। एंड इसके अलावा मिलता है डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन यानी इसमें दो चीजें होंगी, थैलेमस, और थैलेमस के नीचे पाया जाएगा क्या, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यानी बेस ऑफ डायनसेफेलॉन ये बनाता है, ये आपका सेरिब्रम है। इसके बाद है डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन में थैलेमस और हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस नीचे है, तो ये बेस ऑफ डायनसेफेलॉन बना रहा है। करेक्ट। एंड यहां पर हमने क्या बताया, यहां पर हमने बताया
आपका पीनियल ग्लैंड कहां है, पीनियल ग्लैंड कहां है? अगर आप यहां पर देखें, वेयर वाज द पीनियल ग्लैंड? अपर एंड डोर्सल डायरेक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से थोड़ा सा ऊपर, अगर यहां पर हाइपोथैलेमस है तो इसके अपर और डोर्सल यानी पीछे वाले साइड पे पाया जा रहा है, ऐसे बनाया है हमने। तो पीनियल ग्लैंड कहां है? ये अगर आपका हाइपोथैलेमस है तो इसके ऊपर और पीछे की साइड यानी इस इलाके पे आपका क्या पाया जा रहा है? पीनियल ग्लैंड पाया जा रहा है। थोड़ा सा ऊपर एंड पीछे की साइड पीनियल पाया जा रहा है। तो पीनियल ग्लैंड कहां मिला? हाइपोथैलेमस से थोड़ा सा ऊपर एंड पीछे की साइड यानी इस जगह पर आपको पीनियल ग्लैंड देखने को मिला। ठीक है जी। यहां पर देखिए, यह है आपका पिट्यूटरी, ये जो आपका थैला सा बना हुआ है ये है आपका पिट्यूटरी। तो जो हाइपोथैलेमस है ये पिट्यूटरी को भी कंट्रोल कर सकता है। कैसे कंट्रोल करेगा उस बारे में हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। ठीक है जी, करेक्ट है गुरुजी, इतनी बात हमको समझ में आ गई कि हाइपोथैलेमस है कहां पर? थैलेमस के नीचे है। फोर ब्रेन का ये पार्ट है, थैलेमस के नीचे है, इतनी बात हमें पता लग गई। अब लोकेशन क्या है इसकी? एट द बेस ऑफ डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन में दो चीजें थी, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस नीचे की साइड पाया जा रहा है, तो ये आपका डायनसेफेलॉन का नीचे वाला पार्ट बना रहा है। इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड यानी मास्टर ब्लास्टर ग्लैंड कह दिया, क्योंकि पिट्यूटरी यानी मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल करता है। अब कैसे कंट्रोल करता है गौर से देखिए, समझ लीजिए। ये है आपका थैलेमस ऊपर, ये है आपका थैलेमस, ये काला काला थैलेमस, तुरुरु तुरुरु। इसके नीचे है हाइपोथैलेमस, ये ऑरेंज कलर का है आपका हाइपोथैलेमस। इसको हमने यहां बना दिया। इस हाइपोथैलेमस के भी नीचे आपको देखने को मिल रहा है पिट्यूटरी, तभी ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा? इस पिट्यूटरी को कंट्रोल कर पाएगा। तो इसके नीचे है पिट्यूटरी। अब ये जो पिट्यूटरी है इसको हम कहते हैं हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस, ये जो पिट्यूटरी है ये आपका थैलेमस से भी नीचे है ना, हाइपोथैलेमस से भी नीचे है, ये हाइपोथैलेमस के भी नीचे है और हाइपो है, हाइपोफाइसिस इसको हमने कहा। अब मेरे भाई बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना। ये वाला जो आप यहां पर झोला देख रहे हैं एंड ये वाला आप यहां पर जो झोला देख रहे हैं, देयर आर टू डिफरेंट कंपार्टमेंट्स। ये जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है इसको हमने क्या कह दिया? एंटीरियर पिट्यूटरी कह दिया, एंटीरियर पिट्यूटरी कह दिया। और ये जो इस साइड वाला है पोस्टीरियर रीजन में, इसे हमने क्या कह दिया? पोस्टीरियर पिट्यूटरी कह दिया। अब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी पे कमांड करेगा। पिट्यूटरी क्या है? मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस क्या है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी हाइपोथैलेमस बताएगा पिट्यूटरी को कि कैसे काम करना है। तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करेगा। कैसे कंट्रोल करेगा? आराम से देखिए, ये आपका हाइपोथैलेमस है, इसमें आपका समझ लीजिए न्यूरॉन बना हुआ है। यस, ये आपका एक नर्व सेल है। यहां से आपका सिग्नल जो है हाइपोथैलेमस ये कहां तक भेज रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी तक। तो मेरे भाई एंटीरियर पिट्यूटरी पे सिग्नल आया और ब्लड में लोड हो गया, और ब्लड के थ्रू ये जो सिग्नल है ये कहां चला गया? आपका हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी में चला गया। यानी यहां पर एक सिस्टम है, एक ब्लड वेसल्स का यहां पर सिस्टम है जो कि हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को कनेक्ट कर रहा है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम जो दो ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है उनके बीच में पोर्ट का काम करता है। पोर्ट यानी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। जैसे एयरपोर्ट पे आप जाओगे तब एक जगह से फ्लाइट लेके दूसरी जगह पहुंच जाओगे, पोर्ट करना चीजों को। यस, यहां पर भी सेम काम हो रहा है। यस, यहां पर भी सेम काम हो रहा है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में एक पोर्टल सिस्टम है, तो इसे हाइपोथैलेमिक एंड हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम कह दिया, क्योंकि इस पिट्यूटरी को हम क्या कह रहे थे? हाइपोफाइसिस कह रहे थे। तो यह है हाइपोथैलेमस, यह है हाइपोफाइसिस, इन दोनों के बीच में कनेक्शन बना रहा है एक पोर्टल सिस्टम। तो इसे हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम हमने कह दिया। यानी एंटीरियर पिट्यूटरी जो है इसमें हाइपोथैलेमस से सिग्नल कैसे आता है? आपका पोर्टल सिस्टम के थ्रू आता है, ब्लड के थ्रू आता है। लेकिन आपका जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है यहां आपका नर्वस सिग्नल जो है डायरेक्टली ही आपका आ रहा होता है। ये एक्सॉन इतना लंबा होता है। न्यूरॉन के तीन पार्ट होते हैं ना, देखो यहां पे डेंड्राइट है, ये सिग्नल कैच कर रहे हैं, ये बीच का साइटोन पार्ट है, ये एक्सॉन इतना लंबा है कि सीधा पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक सिग्नल छोड़कर ही आता है। बीच में कोई पोर्टल सिस्टम की जरूरत नहीं है। ये बोलता है मेरा ही तार इतना लंबा है, मैं ही दूंगा, किसी और को क्यों देना है? अगर मैं कहीं जा रहा हूं तो मैं पर्सनली पार्सल दूंगा। अगर मैं कहीं पहुंच नहीं पा रहा हूं, मेरा यहीं तक था भैया रास्ता, इससे आगे मैं नहीं जा रहा हूं, तो मैंने किसी और को दे दिया, राजू भाई तुम दे आना यार, पार्सल है ना, मेरा यहीं तक था, तुम आगे जा रहे हो, तुम दे आओ। ये तो खुद ही जा रहा है, तो ये तो खुद ही दे आएगा सिग्नल आगे तक। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के बीच में डायरेक्ट न्यूरोनल कनेक्शन है। लेकिन आपका एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस में डायरेक्ट न्यूरोनल कनेक्शन एकदम डीप लेवल तक नहीं है। न्यूरॉन आपका एक हद तक ही पहुंच पा रहा है।
तो आगे चल के क्या कर देगा, आपका ब्लड में लोड कर देगा अपना सिग्नल, एंड इस पोर्टल सिस्टम के थ्रू, हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू आपका सिग्नल जो है पहुंचा दिया जाएगा कहां, एंटीरियर पिट्यूटरी में। तो पहली बात तो पिट्यूटरी के दो पार्ट हम लोगों ने यहां पर कर लिए, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी में पोर्टल सिस्टम के थ्रू आपका सिग्नल आ रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में डायरेक्ट आपका नर्वस सिग्नल आ रहा है। इस प्रकार से अपनी बात हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी तक पहुंचाता है और उसको कंट्रोल करता है। यह बात हम लोगों ने जानी। ठीक है गुरुजी, बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। ये पूरा कंसेप्चुअल है, इसमें कोई टेंशन है नहीं। अब ये जो आपका हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी को कैसे सिग्नल देता है? भाई दो प्रकार के सिग्नल हो सकते हैं। एक तो काम करने का सिग्नल कि जाओ बेटा काम करो, मौज करो, है ना, अच्छे से काम करना है, मेहनत मन लगा के। एक सिग्नल हो सकता है कि भाई बहुत ज्यादा ही बना दिया है तुमने, रुक जाओ, थम जाओ, सांस ले लो थोड़ी सी, है ना। तो दो प्रकार के सिग्नल होते हैं। पहला रिलीजिंग हार्मोन, यानी हाइपोथैलेमस बनाता है रिलीजिंग हार्मोन, यानी पिट्यूटरी को सिग्नल जाता है कि भाई कुछ रिलीज करना है, झटपट काम पे लगो, तुमसे मुझे कुछ रिलीज करवाना है। और दूसरा है इनहिबिटिंग हार्मोन, कि पिट्यूटरी को जाके बोलो कि भैया बहुत कुछ रिलीज कर दिया है तुमने, थम जाओ, रुक जाओ, रेस्ट मार लो थोड़ा, इनहिबिट करने के लिए कि रुको, मत बनाओ बहुत सारी चीजें। यस, तो दो प्रकार की चीजें, ऑन ऑफ नाम की चीज तो होती है भाई दुनिया में, किसी चीज को आपने स्टार्ट किया है उसको बंद भी करना पड़ेगा। यस, तो यहां पे समझ लीजिए हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया जीएनआरएच। जीएनआरएच का मतलब होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी नाम से ही पता लग रहा है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी ऐसा हार्मोन जो कि पिट्यूटरी से क्या रिलीज कराएगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीज कराएगा, LHFSH रिलीज कराएगा। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाएगा जीएनआरएच और कहेगा भैया गोनेडोट्रोपिन रिलीज कर दो, यानी LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज कर दो, एंड FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज कर दो। सीधा सीधा नाम से ही पता लग रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज कर दो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज कर दो। ये आपका काम करवा रहा है पिट्यूटरी से, कह रहा है धक्का मार मार के कि भैया काम धंधा कर लो। जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन गोनेडोट्रोपिन्स को यानी LHFSH को रिलीज करवाएगा। ये काम आपका किसका है, ये काम आपका हाइपोथैलेमस का है, कि वो जीएनआरएच बनाए और पिट्यूटरी को सिग्नल दे कि भाई LHFSH रिलीज करो। तो LHFSH रिलीज करवाया किसने, जीएनआरएच ने, इसीलिए उसे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहा, रिलीज करा दिया उसने LHFSH। यहां पे देखिए इनहिबिटिंग हार्मोन, जैसे हाइपोथैलेमस ने भेजा सोमेटोस्टेटिन, स्टेटिन मतलब स्टैटिक कर देने वाला, ग्रोथ को स्टैटिक कर देने वाला। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है अगर ये बहुत ग्रोथ हार्मोन बना रहा है तो इसको हम कहेंगे सोमेटोस्टेटिन द्वारा कि भैया स्टैटिक हो जाओ, रुक जाओ, ग्रोथ हार्मोन अब मत बनाओ, तो ग्रोथ हार्मोन बनना बंद हो जाएगा। यस, तो नेगेटिव सिग्नल दे दिया, इनहिबिट कर दिया, कोई चीज बहुत ज्यादा बन रही थी उसको इनहिबिट कर दिया, तो इनहिबिटिंग हार्मोन, नाम है सोमेटोस्टेटिन। तो आपकी बॉडी के जो सोमेटिक सेल्स है, नॉर्मल बॉडी की जो ग्रोथ है उसको हम स्टैटिक कर देंगे कि भैया ग्रोथ हार्मोन अब इतना मत बनाओ, थम जाओ, रुको, सांस भर लो थोड़ा सा, मौज मस्ती बाद में कर लेना, ऐसा। अब देखिए दिस इज हाइपोथैलेमस, इतना ही था। अब पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसा हमने बताया, ये है भैया आपका सेरिब्रम, मेन पार्ट जो आपको फोर ब्रेन का दिखाई दिया है, ये है आपका सेरिब्रम। सेरिब्रम के बाद आपका है डायनसिफिलॉन, जिसमें है आपका थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। और इसके नीचे ये है पिट्यूटरी, ये है पिट्यूटरी, एक थैले जैसा स्ट्रक्चर है, ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड ये जो हाइपोथैलेमस है इसके ऊपर और पीछे की साइड, डोर्सल साइड में आपको पीनियल ग्लैंड देखने को मिलता है। सेम सेम डायग्राम हम पहले भी देख चुके हैं। अब देखिए यहां पर ये डायग्राम भी हमारा देखेला सुनेला लगता है। ये है आपका थैलेमस, थैलेमस के नीचे है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में देखिए आपका यहां पर आपका ये न्यूरॉन बना हुआ है, ये सिग्नल लेकर के जा रहा है कहां पर, एंटीरियर पिट्यूटरी में। एंटीरियर पिट्यूटरी में ये डीप लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसने अपना ये जो हार्मोन है, ये जो सिग्नल है, कहां लोड कर दिया, आपका हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम में, और सिग्नल यहां तक पहुंच गया, एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंच गया। एंड मेरे भाई यहां पर ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, इसमें न्यूरॉन खुद जाकर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे सिग्नल छोड़ करके आता है। तो मेरे भाई यहां पर आपका बहुत ही ज्यादा डीप पेनिट्रेशन होता है इस लंबे से एक्सॉन का, इस लंबे से एक्सॉन का। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, कंट्रोल करता है आपकी पिट्यूटरी को। ये पूरा का पूरा स्काई ब्लू कलर से जो बना है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड की स्टॉक है, यहां तक ये पिट्यूटरी ग्लैंड की स्टॉक है, डंडी जैसा स्ट्रक्चर है, इसे स्टॉक कह दिया। और नीचे आपके दो कंपार्टमेंट हैं, दो थैले जैसे, करेक्ट। अब देखिए यहां पर मैंने कहा एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी किसे कहा, ये इतना जो पार्ट है ना, इसको हमने क्या कह दिया, एंटीरियर पिट्यूटरी कह दिया।
इतने पार्ट को हमने क्या कहा, एंटीरियर पिट्यूटरी। गौर से देखना एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले यह है पार्स डिस्टेलिस, पार्स डिस्टेलिस, ये वाला पार्ट पार्स डिस्टेलिस। और ये जो बीच का पार्ट है, बीच का पार्ट है, ये जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला पार्ट, ये जो मोटी सी डंडी दिखाई दे रही है बीच में, इसका नाम है पार्स इंटरमीडिया। एंड ये जो आपका यहां का पार्ट है इतना, इसे हम कहते हैं पार्स नर्वोसा, पार्स नर्वोसा। ठीक है, अब गुरुजी ये क्या बात हो गई, है ना। पर्स क्या होता है, थैला होता है जिसमें लड़कियां अपना सामान रखती हैं, है ना। लड़कों का तो वॉलेट बोलते हैं हम, पर्स लड़कियों द्वारा बेसिकली कैरी किया जाता है, जो कि आपका थैले जैसा होता है। तो ये भी थैले जैसी चीजें हैं, इन्हें पार्स, पार्स इसलिए नाम जो है याद करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, इसलिए यहां पे नाम यूज हुआ है पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा, इस थैले जैसे स्ट्रक्चर के लिए। यह है आपका पार्स डिस्टेलिस। नाम याद करने का एक तरीका होता है, पार्स डिस्टेलिस, डिस्टेलिस मतलब डिस्टेंस पे था। शुरू के 5 अल्फाबेट देखो, डिस्टेंस का ही साउंड आ रहा है। ये डिस्टेंस पे था, तभी मेरे भाई आपका यहां पर पूरा का पूरा क्या हुआ, हाइपोफाइजियल सिस्टम लग गया। बीच में ब्लड में सिग्नल देना पड़ा, वो लेकर के आ रहा है। तो ऐसा मान के चलो कि यह है आपका डिस्टेलिस, यानी डिस्टेलिस वो है जिसमें हाइपोफाइजियल सिस्टम लगा है, पोर्टल सिस्टम लगा है, यह है डिस्टेलिस। यह है आपका पार्स नर्वोसा या न्यूरो हाइपोफाइसिस। पार्स नर्वोसा, नर्वोसा यानी नर्वस सिग्नल डायरेक्ट आ रहा है। देखो नर्वस सिग्नल डायरेक्ट आ रहा है तो नर्वोसा। अगर डिस्टेंस पे होगा, बहुत दूर लग रहा है यार, ये तो छोटा ही पड़ गया आपका न्यूरॉन, इसको बहुत दूर लग रहा है ये, तो इसने पोर्टल सिस्टम की हेल्प ले ली, तो ये पार्स डिस्टेलिस। और ये इंटरमीडिएट बीच में पाया जा रहा है, तो इसे पार्स इंटरमीडिया हमने कह दिया, पार्स इंटरमीडिया हमने कह दिया। पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा, तीनों नाम हो गए। जहां डायरेक्ट नर्वस सिग्नल आ रहा है नर्वोसा, जहां यार ये न्यूरॉन छोटा पड़ गया, इसको लगा मुझे तो बहुत दूर लग रहा है, डिस्टेंस है तो बराबर लेवल पे ही, पर इसको दूर लग रहा है डिस्टेंस, तो इसने पोर्टल सिस्टम का सहारा ले लिया, ये है पार्स डिस्टेलिस। और बीच वाला है पार्स इंटरमीडिया। ये 3 पार्ट होते हैं आपके पिट्यूटरी के। अब हमारे अंदर यानी ह्यूमंस के अंदर ये जो पार्स डिस्टेलिस है और ये जो पार्स इंटरमीडिया है, ये फ्यूज्ड होते हैं, इसको मिलाकर ही एंटीरियर पिट्यूटरी कह देते हैं। यानी ये जो आपका पार्स डिस्टेलिस है और ये जो पार्स इंटरमीडिया है, इसको मिलाकर कह दिया एंटीरियर पिट्यूटरी। एंड मेरे भाई ये जो आपका बच गया है पार्स नर्वोसा, इसको हमने कह दिया क्या, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इतना है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया। ये है आपका पार्स नर्वोसा, जिसे अकेले को पोस्टीरियर पिट्यूटरी हमने कह दिया। यस, जो हम एंटीरियर पिट्यूटरी कह रहे थे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी कह रहे थे, वो करेक्ट है। लेकिन आपसे कोई पूछ ले कि ये जो है पार्स इंटरमीडिया, ये किसका पार्ट है, तो बीच में है। क्या दोनों का आधा आधा पार्ट है, एंटीरियर पिट्यूटरी का और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का? नहीं, ये एंटीरियर की साइड है। इसे पार्स इंटरमीडिया कहते हैं, जो हमारे केस में यानी ह्यूमंस के केस में आपका बेसिकली फ्यूज्ड होता है आपका पार्स डिस्टेलिस के साथ ही, जिसे मिलाकर हम एंटीरियर पिट्यूटरी कह रहे होते हैं। यहां तक हम एंटीरियर पिट्यूटरी कह रहे होते हैं। ये जो इसके बाद का पार्ट है, इसे हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, पार्स नर्वोसा को। गुरुजी इतनी बात तो हमको समझ में आ गई, इसमें तो कोई टेंशन है नहीं। अब मेरे भाई पिट्यूटरी की लोकेशन क्या है, देखो अगर ये थैले जैसा है पिट्यूटरी, तो मेरे भाई हमारे ब्रेन में भी है ना, ब्रेन को भी कवर करने के लिए आपकी हड्डियां हैं। तो यहां पर आपका अगर ब्रेन से कोई चीज निकल रही है थैले जैसी, तो ये जो हड्डी है इसको भी थोड़ा सा क्या होना होगा, इसी शेप का होना होगा, जिसमें ये आपका ग्लैंड बढ़िया तरीके से फिट हो जाए। यस, जैसी आपकी हड्डी होगी, अगर हड्डी ऐसी है एकदम स्ट्रेट है, तो मेरे भाई गोल मटोल सा पाउच उसमें कैसे कंटेन कर सकते हैं हम। मेरा हाथ सीधा है तो इसमें मैं कोई गोल मटोल चीज कैसे रख पाऊंगा, डिसबैलेंस हो जाएगी। लेकिन अगर मैं हाथ को ही कर्व कर लूं तो इसमें गोल मटोल चीज रख सकता हूं। तो ये जो हड्डी है ये भी क्या हो जाती है, ये जो आपकी स्फेनॉइड बोन है, ये भी आपकी क्या हो जाती है, थोड़ी सी कर्व्ड हो जाती है। एंड ये स्फेनॉइड बोन एक छोटा सा कर्वेचर बना लेती है, गड्ढा सा बना लेती है, जिसे हम कहते हैं सेला टर्सिका। एस फॉर स्फेनॉइड बोन, सेला टर्सिका, एस फॉर सेला टर्सिका नाम का गड्ढा बना लेती है, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड बैठ जाती है। यस, तो स्फेनॉइड बोन जो है एक छोटा सा गड्ढा बना लेती है, डिप्रेशन बना लेती है सेला टर्सिका नाम की, जिसमें आपका बैठ सकता है कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब मेरे भाई यहां पर आपके कई सारे हार्मोन्स हैं जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड बना रहा होता है, कई सारे हार्मोन बना रहा होता है। यहां पर अगर आप देखें मेन हार्मोन्स विच आर मेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी कंप्लीट, एंटीरियर पिट्यूटरी मतलब पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया मिलाकर जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये कौन कौन से हार्मोन बनाती है। आपको पीएमटी में झंडे गाड़ने हैं ना, अभी नीट कहते हैं इस पेपर को, पहले आपका क्या कहते थे, प्री मेडिकल टेस्ट कहते थे, ऑल इंडिया पीएमटी कहते थे। आपको पीएमटी में झंडा गाड़ना है ना, हाँ गुरुजी गाड़ना तो है, इसे कहते हैं पीएमटी फ्लैग, पीएमटी में झंडा गाड़ दो। यहां पर जो एम है सिर्फ
ये आपका बनाता है पार्स इंटरमीडिया। ये जो पार्स इंटरमीडिया है ये सिर्फ एक हार्मोन बनाता है एम नाम का, बाकी आपका पी टी एफ एल ए जी ये सारे के सारे हार्मोन कौन बनाएगा? आपका पार्स डिस्टेलिस बनाएगा। एंड ये जो पार्स नर्वोसा है, ये पार्स नर्वोसा अलग काम करेगा। ये क्या करता है? बेसिकली हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन्स बना के यहां स्टोर कर लेता है इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। इसमें से क्या होता है? ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं जब जरूरत पड़ती है। तो वो कौन से हार्मोन है? ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन का आपने नाम सुना होगा, एक्सक्रीशन में एडीएच भी कह रहे थे हम लोग, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और ऑक्सीटोसिन जो कि स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराता है। जब मदर अपने बेबी को मिल्क पिलाती है उस टाइम पर भी स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है। जब बेबी की डिलीवरी हो रही होती है उस टाइम पर भी यूट्रस की मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है जो बेबी को बाहर निकलने में मदद करती हैं, वो भी ऑक्सीटोसिन करा रहा होता है। तो ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन यहां से रिलीज होंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, पार्स नर्वोसा से। यहां पर जो एंटीरियर पिट्यूटरी है यहां आपको 7 हार्मोन पढ़ने हैं पीएमटी फ्लैग। जो एम है वो पार्स इंटरमीडिया बनाएगा, बाकी सारे आपके पीटी फ्लैग जो है वो आपका कौन बनाएगा? आपका पार्स डिस्टेलिस बनाएगा। अब एक एक करके इनके नाम में घुस जाते हैं खोपड़ी पे तेल लगा के सरसों का। तो मेरे भाई पीएमटी फ्लैग, पी यानी प्रोलैक्टिन, एम यानी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कौन बनाएगा? आपका पार्स इंटरमीडिया बनाएगा, बाकी सारे पार्स डिस्टेलिस बनाता है। उसके बाद पीएम हो गया, टी यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फ्लैग यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफ एल के बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ए का मतलब एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन एंड जी का मतलब ग्रोथ हार्मोन। ये सारे कौन बनाएगा? ये सारे आपका बनाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी, जहां पे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिर्फ आपका क्या बनाएगा? आपका पार्स इंटरमीडिया बना रहा होगा। तो मेरे भाई पहला हार्मोन देखिए पीएमटी फ्लैग में पहला हार्मोन है पी से, यानी इसे हम कहेंगे प्रोलैक्टिन, पीआरएल इसे कहते हैं प्रोलैक्टिन। पीआरएल का साउंड यहां पर आ रहा है, ये पार्स डिस्टेलिस बनाएगा। ठीक है, प्रोलैक्टिन नाम देखो, प्रोलैक्टिन, लेक्ट वर्ड, लैक्टो वर्ड इज रिलेटेड टू मिल्क, यानी मदर में मिल्क प्रोडक्शन कौन कराता है? प्रोलैक्टिन। और मिल्क को बेसिकली इजेक्ट कौन करा रहा होता है? बाहर कौन निकालने में हेल्प करता है? स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करा के ऑक्सीटोसिन। दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है। तो मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड जब प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप होंगे उसी टाइम पर मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। एंड जब बेबी डिलीवर होगा तो ये मिल्क प्रोडक्शन जो हो रहा है ये बेसिकली आपका बेबी तक उसके नरिशमेंट के लिए पहुंचा दिया जाएगा। तो ये आपका हार्मोन ऑफ मैटरनिटी कहलाता है ना, मातृता का हार्मोन है ये। क्योंकि जब कोई फीमेल मां बनती है, जब बेबी की डिलीवरी हो चुकी है उसके बाद उसे अपने बच्चे को नरिश करने के लिए दूध पिलाना होता है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं डेवलप हो जाते हैं एंड पोस्ट डिलीवरी ऑफ बेबी जो मिल्क है वो बेबी को पिलाया जा सकता है। तो मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट होगी तभी मिल्क बनेगा और इसमें मिल्क प्रोडक्शन भी होगा। ये दोनों की दोनों चीजें कौन कराता है? आपका पीआरएल यानी प्रोलैक्टिन कराता है। आपका पार्स डिस्टेलिस ये बनाएगा। ये इकलौता ऐसा हार्मोन है जो पार्स इंटरमीडिया बना रहा होगा, इसका नाम है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से पता लग रहा है, यहां पर प्रोलैक्टिन से ही पता लग गया था, लैक्टोज यानी मिल्क बनाने वाला। यहां मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी ऐसा हार्मोन है जो मेलानोसाइट को स्टिमुलेट कर देगा, यानी इट स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ मेलेनिन। मेलानोसाइट ऐसे आपके सेल्स है जो कि क्या करेंगे? मेलानिन बनाएंगे। मेलानिन बनाएंगे, नाम में देखो कॉमन है, मेलानिन बनाएंगे, जो कि आपकी स्किन पिगमेंटेशन यानी कलर को कंट्रोल कर रहा होता है। मेलानिन वो पिगमेंट है जो आपकी पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है, यानी ज्यादा मेलानिन बनेगा तो ऑब्वियसली आप डार्कर हो जाएंगे। यस, तो मेलानिन जो है आपकी स्किन पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है। ये कौन कर रहा होता है? कौन बना रहा होता है? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनवा रहा होता है। करेक्ट। तो कई जो एक्ट्रेसेस हैं ये मेलानिन थेरेपी भी लेती हैं, वो अपने मेलानिन की फॉर्मेशन को सप्रेस करा देती हैं, तो अचानक से उनका कलर जो है वो आपको लाइट दिखने लगता है, उनकी टोन्स जो हैं वो लाइट हो जाती हैं। तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट कर देता है जिससे मेलानिन बने। हमारी बॉडी में मेलानिन बनाने का काम कौन करता है? एमएसएच कर रहा होता है। ये हमने देखा, पार्स इंटरमीडिया बना रहा होता है। बात समझ में आ गई गुरुजी? अगला देखिए पीएम हो गया, अब हो गया टी, पीएमटी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड को स्टिमुलेट करने वाला, यानी थायराइड को जाकर कहने वाला कि भैया कुछ बना दो ना। तो यहां पर इट स्टिमुलेट्स थायराइड ग्लैंड, जिससे कि थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन्स को रिलीज कर सके, थायरोक्सिन वगैरह को रिलीज कर सके। थायराइड स्टिमुलेटिंग, थायराइड को हमें कोई सिग्नल पहुंचाना है उसके पास हम टीएसएच पहुंचा देंगे कि हाँ भाई थायराइड को जगाना है, नींद से एक्टिवेट करना है। ठीक है, फिर आपका फ्लैग एफ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी एफएसएच। यस, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फीमेल में क्या करेगा? देखो नाम से ही पता लग रहा है,
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये फॉलिकल्स की ग्रोथ कराएगा। जैसे फीमेल्स जो है इनमें पहले आपका प्राइमरी फॉलिकल बनता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, फिर टर्शरी फॉलिकल बनता है, फिर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनता है। एंड ये ग्राफियन फॉलिकल जब फटता है, रप्चर होता है, तो एक ग्राफियन फॉलिकल का जो कवर है ना, इस पर कई सारे सेल्स की लेयर होती हैं, उन्हें ग्रेन्युलोसा सेल्स या फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। तो वो जो आपके फॉलिकुलर सेल हैं तो कॉर्पस ल्यूटियम बना लेते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बना लेते हैं। एंड मेरे भाई इसके अंदर से ग्राफियन फॉलिकल के अंदर से आपका ओवम रिलीज हो जाता है, बेसिकली सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है, जो आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। नाम सिर्फ इतना याद रखिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल की ग्रोथ को ये स्टिमुलेट करता है, प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट करता है, इसको टर्शरी फॉलिकल में, इसको ग्राफियन फॉलिकल में। ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है तो आपका एग रिलीज हो जाता है, एंड बचा हुआ जो उसका कवर है, मसाला है, ये आपका बनाता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन सिक्रीट करता है। और डेवलपिंग फॉलिकल्स, जब फॉलिकल्स डेवलप हो रहे हैं प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन, तो ये एस्ट्रोजन सिक्रीट करते हैं। यस, ये बात भी हमने यहां देखी। एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है एफएसएच, ये स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है मेल में। यानी फीमेल में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल की ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा, नाम से ही पता लग रहा है। मेल के अंदर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। एनालॉजी से याद कर सकते हो। फ्लैग में एफ हो गया, आया एल यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी एलएच। एलएच जो है ये क्या करेगा, मेल के अंदर क्या करेगा, मेल में आपका एंड्रोजेंस बनाएगा, यानी आपका सेक्स हार्मोन बनाएगा। तो मेल में कुछ सेल्स होते हैं जिनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, इन्हें कहते हैं लेडिग सेल्स। एल फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एल फॉर लेडिग सेल पे हमला करते हैं और कहते हैं भैया सेक्स हार्मोन बनाओ। तो एल फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किसको सिग्नल देते हैं, लेडिग सेल को सिग्नल देते हैं। एंड लेडिग सेल को कहते हैं कि भैया चलो फटाफट काम करो, मेल सेक्स हार्मोन बनवाओ। और फीमेल में क्या होता है, फीमेल में जब यह ग्राफियन फॉलिकल फटेगा और ओवम रिलीज होगा, इस एग को रिलीज कराते टाइम एलएच की मात्रा मैक्सिमम होती है फीमेल के अंदर। यस, तो एलएच क्या करता है, ये ओवम को रिलीज कराता है। एंड आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है एल फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये कॉर्पस ल्यूटियम को भी मेंटेन करता है। ग्राफियन फॉलिकल फटा, अंदर से ओवम निकल गया, बाहर का कवर जो है कॉर्पस ल्यूटियम बना बैठा, इसको भी मेंटेन करता है। तो एल फॉर एलएच मेल में एल फॉर लेडिग सेल को सिग्नल देता है और मेल सेक्स हार्मोन बनाता है। और एल फॉर एलएच फीमेल के अंदर क्या करता है, ल्यूटियम को, कॉर्पस ल्यूटियम को, एल फॉर ल्यूटियम को मेंटेन करता है। यस, और जब एलएच सबसे ज्यादा होगा उसी टाइम पे आपका एग रिलीज होता है, इसे एलएच सर्ज कहते हैं, SURGE। ह्यूमन रिप्रोडक्शन नाम का चैप्टर है जिसमें आपको पढ़ाया जाता है, जब एलएच सर्ज होता है, जब एलएच की मात्रा मैक्सिमम होती है, उसी टाइम पे ओवम रिलीज होता है। तो ये जो एफएसएच और एलएच थे, ये क्या थे, गोनेडोट्रोपिन्स थे। हमने बताया था हाइपोथैलेमस से आता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तब जाकर के एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच और एलएच निकलते हैं। तो कौन थे गोनेडोट्रोपिन, यही तो थे, तो इन दोनों को गोनेडोट्रोपिन कहा जाता है। यस, ठीक है। फ्लैग में एफ और एल हो गया, ए और जी बचा है। ए का मतलब है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन यानी एसीटीएच, नाम को फाड़ डालो, एसीटीएच एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। एड्रीनो कॉर्टिको, एड्रीनो यानी एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर था, कॉर्टिको यानी इसका कॉर्टेक्स। एड्रिनल ग्लैंड में भी मल्टीपल चीजें हैं ना, बाहर वाले इलाके को हम कॉर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाले को मेडुला कहते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड की कॉर्टेक्स को हमने सिग्नल दे दिया कि भैया क्या करो, हार्मोन बनवाओ, हार्मोन बनवाओ, हार्मोन बनवाओ। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स अलग अलग हार्मोन बनाता है जो हम आपको इस चैप्टर के दौरान पढ़ाएंगे, जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, तो ये बनवा रहा होता है कौन, आपका एसीटीएच। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ग्रोथ हार्मोन, नाम से ही पता लग रहा है ग्रोथ कराता है, आपकी बॉडी की ग्रोथ कराता है। तो अगर आपकी ग्रोथ बढ़ानी है, बोन साइज बढ़ाना है, प्रोटीन बढ़ाना है, कार्बोहाइड्रेट बढ़ाना है, बॉडी का साइज बल्कि करना है, तो मेरे भाई आपका ग्रोथ हार्मोन लगेगा। यस, जैसे यहां पर ये हड्डी है ना, इसमें एपिफाइजियल प्लेट होती है ना, तो ग्रोथ हार्मोन अगर बढ़ रहा है चाइल्ड में, तो बेसिकली यहां पर ग्रोथ अच्छी हो सकती है। ओवरऑल एक टाइम के बाद ये जो एपिफाइजियल प्लेट्स हैं ये क्लोज हो जाती है। एक वक्त के बाद अगर आप ग्रोथ हार्मोन बढ़ाओगे तो आपकी हाइट में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं देखने को मिलेगा, बॉडी बल्कि डिसऑर्डर्ड हो जाएगी, थोड़ी सी अलग अलग जगह से ग्रोथ होने लगेगी, हड्डी का साइज फिर फर्दर नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन जब तक ये एपिफाइजियल प्लेट ओपन है
तब तक ग्रोथ आपकी बढ़िया तरीके से हो सकती है। एपिफाइजियल प्लेट एल यहां पर लगा सकते हैं आप, तो मेरे भाई यहां पर ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, आराम से देखिए। तो ये हड्डी देखो यहां पर आपकी क्या हो जाती है, बेसिकली लंबी हो जाती है, एक टाइम के बाद आपकी फर्दर ग्रोथ नहीं हो सकती फिर। इसीलिए अगर समझ लीजिए हाइपोसिक्रीशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का, हाइपोसिक्रीशन हो रहा है, कम सिक्रीशन हो रहा है बहुत, तो ड्वार्फिज्म हो जाएगा, बच्चा जो है ड्वार्फ हो जाएगा, बौना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रोथ हार्मोन बहुत कम बन रहा है, हाइपो यानी कम बन रहा है। अगर हाइपर सिक्रीशन हो गया आपके ग्रोथ हार्मोन का बच्चे में ही, तो गाइगेंटिज्म हो जाएगा। गाइगेंटिज्म में ही जायंट का साउंड आ रहा है। जैसे आपका बेसिकली जब हम पढ़ रहे होते हैं प्लांट्स के बारे में, जिम्नोस्पर्म्स के बारे में, तो एक पेड़ का नाम आता है सिकोआ गाइगेंटिका, जिसे जायंट रेडवुड ट्री कहते हैं। तो जायंट गाइगेंटिका वहां से नाम आया। यहां देखो GIANT, जायंट का साउंड आ रहा है गाइगेंटिज्म में। तो यहां जो बच्चा है उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन बनने लगा, तो उसकी हाइट अपरंपार हो जाएगी। एंड हाइपर सिक्रीशन हो गया अगर अडल्ट में, है ना, यानी मिडिल एज में, जब आपकी ग्रोथ की एज है नहीं, उस टाइम पर अगर अचानक से ग्रोथ हार्मोन बढ़ गया तो एक्रोमेगैली हो जाती है। यानी आपका बेसिकली फेस जो है ये डिसोरिएंट हो जाता है, अलग तरीके की ग्रोथ हो जाती है। यानी बेसिकली आपका मुंह चौड़ा हो जाएगा, बॉडी जो है आपकी डिसऑर्डर्ड हो जाएगी, तो इनकी डेथ भी बहुत जल्दी हो जाती है। यस, जैसे कि अगर मैं आपको यहां पर कुछ रेफरेंसेस दे दूं, ये आपका नॉर्मल हाइट है, ये आपकी बहुत छोटी हाइट है, देखो भैया जी ने हाथ पे उठा रखा है, तो दिस इज ड्वार्फिज्म, कि बचपन में ही बहुत कम ग्रोथ हार्मोन बना। ये आपकी बहुत लंबी हाइट है, इट इज गाइगेंटिज्म। बॉडी एकदम ऑर्डर में है, शेप में है, बॉडी में कोई गड़बड़ नहीं है, इट इज गाइगेंटिज्म। यस, नॉर्मल से ज्यादा आपका ग्रोथ हार्मोन बना था बचपन में। अगर मेरे भाई आपका यहां पर देखें तो फेस आपका डिसओरिएंट हो चुका है, डिसऑर्डर्ड हो चुका है, यहां पर ग्रोथ हार्मोन जो बना वो आपका बचपन में ज्यादा नहीं बना, बल्कि मिडिल एज में आकर के, जब हाइट रुकने का टाइम आ गया था, उस टाइम पर आपका ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बनना स्टार्ट हुआ। तो अब हाइट में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं होगी, अप टू अ लिमिट ही हो सकती है, लेकिन मेरे भाई आपका बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं, है ना, ये डिसओरिएंट होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन अपना करिश्मा कहीं ना कहीं तो दिखाएगा। तो यहां पर फेस भी डिसोरिएंट हो जाता है, बॉडी में भी डिसफिगरमेंट आपको देखने को मिलती है, यानी आपका नॉर्मल जो बॉडी फिगर है वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। यस, सो दिस इज ड्वार्फिज्म, दिस इज गाइगेंटिज्म, नॉर्मल हाइट, दिस इज एक्रोमेगैली। जब बचपन में ही आपका ग्रोथ हार्मोन कम बने, जब बचपन में ही ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बने, जब आपका मिडिल एज में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बन रहा हो, दैट इज एक्रोमेगैली। इतना हमने देखा, इतना हमने जाना। दीज आर द हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। तो आपके सारे के सारे क्या थे? आपके सारे के सारे क्या थे? पीएमटी फ्लैग में एम को छोड़ के पार्स डिस्टेलिस के थे, एम अकेला पार्स इंटरमीडिया का था। एक सेकेंड, एम जो है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो अकेला पार्स इंटरमीडिया का था। बाकी सारे जो थे पीएमटी फ्लैग में एम को छोड़ के, पीटी फ्लैग, वो आपके क्या थे? पार्स डिस्टेलिस के थे। और ये दोनों मिलकर ही हमारे अंदर, ह्यूमन के अंदर एंटीरियर पिट्यूटरी बना रहे होते हैं, तो पूरे सारे कह सकते हो एंटीरियर पिट्यूटरी के थे। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है देखो, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यानी एडीएचबी से हम कह रहे थे, एक्सक्रीशन में इसके बारे में पढ़ा था। ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन आपके बनते हाइपोथैलेमस में है, लेकिन इन्हें पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर किया जाता है। हाइपोथैलेमस इन्हें बना के न्यूरॉन के थ्रू भेज देता है आपका, कहां पर? आपका भेज देता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, यानी पार्स नर्वोसा में, न्यूरो हाइपोफाइसिस में। जैसे जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसको कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, नर्वोसा जो है इसको कहा न्यूरो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। यहां पे आपका क्या हुआ, जो ऑक्सीटोसिन है स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे मैंने कहा आपका यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा जब बच्चे की डिलीवरी हो रही होगी, जिसे पार्चुरेशन कहा जाता है, जब बच्चा डिलीवर हो रहा हो। एंड मिल्क इजेक्शन, जब बच्चा दूध पी रहा हो, उस टाइम पर भी स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके मिल्क को इजेक्ट करती है। वेसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये क्या होता है? ये भी आपका हाइपोथैलेमस बनाता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में बस ये स्टोर हो रहा होता है। जब आपका हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है कि भैया रिलीज कर दो इन हार्मोन्स को, तो आपके ऑक्सीटोसिन वेसोप्रेसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो सकते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए मेरे भाई, बॉडी में आपका लॉस हो रहा है वाटर का, है ना। अगर बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है वाटर का, डायूरेसिस हो रही है, अगर बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है वाटर का, डायूरेसिस बहुत हो रही है,
तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का, सोडियम वगैरह का, सॉल्ट वगैरह का रीअब्जॉर्प्शन करा दिया जाता है कहां से? डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन से, यानी डीसीटी से। एक्सक्रीशन में देख चुके हैं कि अगर वाटर लॉस हो रहा है बहुत ज्यादा, अगर आप सूसू कर रहे हो बहुत ज्यादा, डायूरेसिस कर रहे हो यानी सूसू कर रहे हो, तो उसके एंटी कुछ बनाना पड़ेगा मुझे, जो डायूरेसिस को रोके, जो आपकी सूसू के साथ पानी को वेस्ट ना होने दे। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली सूसू बहुत ज्यादा निकल रहा है, पानी बहुत ज्यादा निकल रहा है, हम क्या करेंगे, एडीएच नाम का हार्मोन बनाएंगे, जो कि आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से पानी को भी रीअब्सॉर्ब कर लेगा और साथ में सोडियम को, सॉल्ट को भी रीअब्सॉर्ब कर लेगा। इसे कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन कहते हैं, जिससे पानी आपकी बॉडी में ही रह जाए और कंसंट्रेटेड सूसू, बहुत कम पानी के साथ सूसू बाहर निकले, तो पानी के लॉस को आपने बचा लिया। तो यहां रीअब्सॉर्प्शन जो है पानी का एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइट का आप कर सकते हैं। अगर इस वैसोप्रेसिन या एडीएच की डेफिशिएंसी हो जाए तो डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है। डायबिटीज मेलाइटस किसकी कमी की वजह से होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से होता है। डायबिटीज इंसिपिडस जो है ये आपका वैसोप्रेसिन या एडीएच की कमी की वजह से होता है, जो हमने एक्सक्रीशन में भी डिस्कस कर लिया था। सो दीज आर ऑल हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसमें हार्मोन बनते नहीं है, बस स्टोर हो रहे होते हैं। जो हाइपोथैलेमस में बने थे वो स्टोर हो रहे होते हैं। गुरुजी इतनी बात हमको समझ में आ गई है। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी हमारा डन है। अब हम दिमाग में पाए जाने वाले एक और हार्मोन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसका नाम है मिस्टर पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड कहां है? आपका हाइपोथैलेमस जो था, आपका हाइपोथैलेमस जो था, इसके पीछे डोर्सल साइड में एंड अपर साइड में आपको पीनियल ग्लैंड देखने को मिलता है और नाम है पीनियल। तो ये आपका हाइपोथैलेमस के ऊपर और पीछे की साइड था, ये है हाइपोथैलेमस, तो इसके ऊपर और पीछे की साइड है पीनियल। एंड ये स्मॉल साइज है, पी साइज है, मटर के दाने जैसा है, इसीलिए इसको पीनियल कह दिया। पी जैसा है, ये मटर के दाने जैसा ही है। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। हार्मोन कौन सा बनाता है? मेलाटोनिन। ये मेलानिन नहीं है, मेलाटोनिन है, मेलानिन नहीं है। मेलानिन कौन बना रहा था? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि कौन बना रहा था? पार्स इंटरमीडिया बना रहा था। ये है मेलाटोनिन, लेकिन इसका नाम मेलानिन जैसा है, तो ये मेलानिन वाला काम भी करेगा, यानी पिगमेंटेशन में भी इसका रोल होगा, पिगमेंटेशन में भी इसका रोल होगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? मेलाटोनिन को इट इज बेसिकली कॉल्ड एज हेल्पर हार्मोन। ये क्या करता है? हेल्पर हार्मोन कहलाता है। हेल्पर हार्मोन क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये कुछ काम तो मेन करता है जो सिर्फ इसके है, बाकी कामों में हेल्प कर रहा होता है। जैसे मेलाटोनिन का मेन काम क्या है? ये रेगुलेट करता है हमारे 24 आवर डायअर्नल रिदम्स को। डायअर्नल रिदम मतलब डे एंड नाइट साइकिल को ये कंट्रोल कर रहा होता है। आप कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं, आपका एक बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो बेसिकली पीनियल ग्लैंड ही है। इस पीनियल ग्लैंड को आप बेवकूफ भी बना सकते हैं। जैसे रात में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत तेज रोशनी में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसको लगेगा कि सूरज उगा हुआ है, तो ये आपको अटेंटिव रखेगा। बहुत डिम लाइट में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसको आभास हो जाएगा कि भैया रात हो गई है, ये आपको सुलाने पे तुल जाएगा। तो मेरे भाई आप कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं, उस हिसाब से आपकी डेली हैबिट्स फिक्स होती हैं। पीनियल ग्लैंड को भी इसकी आदत पड़ जाती है और ये डिसाइड कर लेता है एक एक दिन में आपके ये काम है। थोड़ा बहुत आप ऑल्टर कर सकते हो, लेकिन एक एक दिन में ये सारे काम आप करते हो, इसका मतलब 24 घंटे का जीवन आपने जी लिया है, सुबह उठने से लेके सोने तक। तो ये आपको बेसिकली ट्रैक करता रहता है, ये आपकी डायअर्नल रिदम्स को कंट्रोल करता है, जो कि इसका मेन काम है ना। जैसे लाइट अगर डिम है ना, तो बेसिकली मेलाटोनिन आपका ज्यादा बनेगा और ये आपको सुला देगा। लेकिन अगर आप हैवी लाइट में पढ़ाई करते हो, ब्राइट लाइट में पढ़ाई करते हो, तो आपको बेसिकली ये जागा हुआ रखता है। तो स्लीप वेक साइकिल 24 घंटे की साइकिल में ये स्लीप वेक साइकिल आपकी कंट्रोल करता है। एंड फीमेल में भी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 28 से 29 दिन की, फीमेल को कैसे पता लगा, उसकी बॉडी को कैसे पता लगा 28-29 दिन हो गए? वो भी तो आपका बेसिकली यही कंट्रोल कर रहा है ना, 24 आवर साइकिल। ये 24 आवर साइकिल जब 28 बार रिपीट हो जाए तो पता लग जाता है 28 दिन हो गए हैं, तभी तो हमारी चीजें इतनी रेगुलेटेड चलती हैं। तो ये टाइम से रिलेटेड, चाहे स्लीप वेक साइकिल हो, चाहे डायर्नल रिदम हो, चाहे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, इनको कंट्रोल कौन करता है? आपका मेलाटोनिन। रेगुलेट टेम्परेचर। अब टेम्परेचर रेगुलेशन किसका काम है मेन? सर हाइपोथैलेमस का। याद किया था हमने, टेम्परेचर रेगुलेशन। भूख लगी है, भूख मर गई, प्यास लगी है, प्यास मर गई, किसका काम है? हाइपोथैलेमस का। तो ये बस हेल्पर है उसमें। इंक्रीज डिफेंस सिस्टम। डिफेंस किसका काम है? मेनली थाइमस का काम है। अभी आगे आप पढ़ोगे तो मेरे भाई उसमें भी ये सिर्फ हेल्पर का काम कर रहा है, मेन काम किसी और का है। मेटाबॉलिज्म किसका काम है? थायराइड का काम है, उसमें भी सिर्फ हेल्पर का काम कर रहा है। पिगमेंटेशन किसका काम था? एमएसएच का काम था। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब मेलानिन बना रहा था, ये मेलाटोनिन है, ये भी सिर्फ हेल्पर का काम कर रहा है। तो इसके मेन काम सिर्फ टाइम संबंधित चीजों के लिए है। डायअर्नल रिदम्स कंट्रोल करना, स्लीप वेक साइकिल कंट्रोल करना, 28-29 दिन की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये कंट्रोल करना, ये इसके मेन काम है। वक्त से संबंधित है, टाइम से संबंधित है, टाइम से संबंधित। मेलानिन नहीं, मेलाटोनिन, टी फॉर टाइम से संबंधित काम करता है।
बाकी चीजों में हेल्पर है। जैसे मेटाबॉलिज्म मेनली कौन कंट्रोल करता है? थायराइड, ये सिर्फ हेल्पर है। इम्यूनिटी मेन कौन कंट्रोल करता है? थाइमस, ये सिर्फ हेल्पर है। आपका पिगमेंटेशन मेन कौन कंट्रोल कर रहा है? एमएसएच, ये बस हेल्पर है। इसी प्रकार से टेम्परेचर मेनली कौन रेगुलेट कर रहा है? हाइपोथैलेमस, ये बस हेल्पर है, तो इट इज मेन हेल्पर। यस, तो मेलेटोनिन नाम का ये जो हार्मोन है ये ट्रिप्टोफन नाम के अमीनो एसिड से बनता है। कभी पूछ लिया जाए ये किस अमीनो एसिड का डेरिवेटिव है, ये ट्रिप्टोफन नाम के अमीनो एसिड से बन रहा होता है। ये है हमारा मिस्टर पीनियल ग्लैंड। सिर्फ एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है मिस्टर मेलेटोनिन। नाउ इट इज टाइम टू अंडरस्टैंड थायराइड ग्लैंड इन डिटेल। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड देखिए, यहां पर आपका गला है, गले पे पाया जा रहा है थायराइड ग्लैंड। यहां पर थायराइड ग्लैंड जो है ये आपका वॉइस बॉक्स है, गले में आपका वॉइस बॉक्स है। वॉइस बॉक्स के जस्ट नीचे, यहां नीचे की साइड ट्रैकिया है, यानी आपका क्या है? विंड पाइप है। नीचे विंड पाइप, ऊपर आपका वॉइस बॉक्स, इसके बीच में फंसा हुआ है कौन? इसके बीच में फंसा हुआ है थायराइड, जिसके दो लोब हैं। जैसे ये आपका पूरा एक लोब ऑफ थायराइड, ये आपका पूरा एक लोब ऑफ थायराइड, और ये इन दोनों थायराइड के लोब के बीच का जंक्शन है, एक पट्टा है जिसको हमने क्या कह दिया? इस्थमस कह दिया। करेक्ट। यहां पर देखिए नेक में ये पाया जा रहा है, वॉइस बॉक्स के नीचे विंड पाइप के ऊपर आपका ये पाया जा रहा है। इट इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन बनाता है उसमें से सबसे बड़ा साइज किसका है? थायराइड का है। एंड मेरे भाई लार्जेस्ट ग्लैंड अगर ओवरऑल आपसे कोई पूछ ले एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, तो वो लिवर है। लिवर सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारी बॉडी का, लेकिन कोई स्पेसिफिकली पूछ ले एंडोक्राइन ग्लैंड, वो हो जाएगा आपका क्या? थायराइड। तो यहां पे थायराइड का एक लोब है, ये थायराइड का दूसरा लोब है, और इन दोनों लोब्स को कनेक्ट करने के लिए यहां पर आपका क्या है? इस्थमस नाम का एक आपका थिन फ्लैप है कनेक्टिव टिश्यू का, जो कि इन दोनों के दोनों थायराइड ग्लैंड के लोब्स को कनेक्ट कर रहा है आपस में। कनेक्टिव टिश्यू का एक फ्लैप है। करेक्ट, एकदम करेक्ट है। अगर मैं इस थायराइड ग्लैंड के किसी भी लोब को काट करके देखूं कि इसके अंदर क्या क्या होता है, तो क्या क्या मिलेगा? मुझे मिलेंगे थायराइड फॉलिकल्स। ये गोल मटोल जो चीजें हैं इन्हें मैं कहता हूं थायराइड फॉलिकल्स। थायराइड फॉलिकल मतलब यहां पर फॉलिकुलर सेल जो है ये किनारों पे लगे हुए हैं। देखो ये है फॉलिकुलर सेल, ये फॉलिकुलर सेल ऐसे गोल मटोल एडजस्ट हो गए हैं, इन्होंने एक फॉलिकल बना दिया और बीच में है आपकी कैविटी, बीच में खाली जगह है, रिक्त स्थान, और आजू बाजू आपके फॉलिकुलर सेल लगे हुए हैं। तो गोल मटोल जो चीज बनी इसे कहा फॉलिकुलर सेल। फॉलिकुलर सेल के अलावा यहां जो काला काला स्पेस है, तुरुरु तुरुरु खाली खाली, इसको कहा हमने स्ट्रोमा। जैसे आपका क्लोरोप्लास्ट में जो खाली जगह है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। ओवरी के अंदर भी जो जगह होती है फीमेल में, जब आप ओवरी पढ़ेंगे उसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। तो एक खाली जगह ऐसे स्ट्रोमा कह दिया। इसमें गोल मटोल टायर जैसे थायराइड फॉलिकल है, यानी फॉलिकुलर सेल जो है ये आपका रिम पे लगे हुए हैं। यहां पर टिक 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 टिक, ये आपके बाउंड्री पे लगे हुए हैं। बीच में क्या है? कैविटी है। एंड छोटे छोटे थायराइड फॉलिकल के अलावा छोटे छोटे यहां हैं आपके पैरा फॉलिकुलर सेल्स। ये जो हरे भरे छोटे छोटे गुच्छे बनाए हैं ये पैरा फॉलिकुलर सेल। तो मेन है थायराइड में थायराइड फॉलिकल्स, इसके अलावा छोटे छोटे पैरा फॉलिकुलर सेल्स, एंड आपका खाली जगह जो बच गई ये है आपका स्ट्रोमा। अब ये करते क्या क्या है? बहुत गौर से सुनना। करते क्या क्या है? बहुत गौर से सुनना। जैसे यहां पर देख लीजिए ये फॉलिकुलर सेल है, थायराइड के फॉलिकुलर सेल हैं। ये थायराइड के फॉलिकुलर सेल मेनली क्या बनाएंगे? आपके मेन थायराइड हार्मोन बनाएंगे T3 एंड T4। T3 एंड T4, इनका नाम T3 और T4 क्यों रखा गया? गौर से सुनिए। T3 यानी यहां तीन आपके आयोडीन पाए जाएंगे, तीन आयोडीन पाए जाएंगे, इसे ट्राई आयोडोथायरोनिन कहते हैं, ट्राई आयोडोथायरोनिन। T4 चार आयोडीन पाए जाएंगे, इसे कहते हैं टेट्रा यानी चार आयोडोथायरोनिन। टेट्रा आयोडोथायरोनिन T4, ट्राई आयोडोथायरोनिन T3, ट्राई आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन T3 T4 आपको देखने को मिला। यह जो T4 है ये थायराइड का मेन हार्मोन होता है, इसे थायरोक्सिन भी कहा जाता है, इसे थायरोक्सिन भी कहा जाता है। T4 इज द मेन हार्मोन ऑफ थायराइड, इसे थायरोक्सिन कहा जाता है। और ट्राई आयोडोथायरोनिन, थायरोनिन में ही देखो आपका TYR का साउंड आ रहा है, TYR है ना, उसके बाद O का भी साउंड आ रहा है, I का भी, N का भी, E का भी। अगर आप देखें तो ये सारी स्पेलिंग रिपीट हो रही है नीचे। देखो T है, T है, Y है, Y है, R है, R है, O है, O है, N है, N है, I है, I है, E है, E है। थायरोनिन टायरोसिन, थायरोनिन टायरोसिन, टायरोसिन का डेरिवेटिव है, टायरोसिन से बनता है। टायरोसिन नाम का अमीनो एसिड आपका थायरोनिन नाम का हार्मोन बना सकता है। यहां पर देखिए ये जो आपका
यहां पर मेलाटोनिन था, ये ट्रिप्टोफैन का डेरिवेटिव था, लेकिन यहां पर है थायरोनिन जो बनता है टायरोसिन से। सीधा सीधा एनालॉजी लगा के आप पता लगा सकते हैं। तो फॉलिकुलर सेल का मेन काम क्या है? T3 और T4 बनाना, और T4 तो मेन हार्मोन है, थायरोक्सिन इसे ही कहा जाता है। ठीक है, और आयोडीन की आवश्यकता है यहां पर इन हार्मोन्स को बनाने के लिए, वरना ये ठीक से तैयार नहीं होंगे। फॉलिकुलर सेल्स का तो काम पता लग गया, T3 T4 बनाएंगे। गुरुजी ये पैरा फॉलिकुलर सेल्स क्या करते हैं? पैरा फॉलिकुलर सेल क्या करेंगे? ये एक हार्मोन बनाएंगे जिसका नाम है TCT, थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन नाम में क्या आ रहा है? कैल्सी, यानी ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म से संबंधित है। थायरोकैल्सिटोनिन नाम में ही क्या आ रहा है? कैल्सी यानी कैल्शियम, यानी ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म से संबंधित है, यानी ये क्या करेंगे? इट इज हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन। हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन, हाइपोकैल्सीमिक मतलब कैल्शियम की मात्रा ये घटा रहा होगा, कैल्शियम की मात्रा कम कर रहा होगा बॉडी फ्लूइड के अंदर, एक कैल्शियम की मात्रा घटाता है। तो आपका पैरा फॉलिकुलर सेल क्या बनाएंगे? फॉलिकुलर सेल ने क्या बनाया? T3 T4, जिसमें आयोडीन की रिक्वायरमेंट है, ट्राई आयोडोथायरोनिन, टेट्रा आयोडोथायरोनिन, नाम में ही आयोडो आयोडो है, आयोडीन की यहां रिक्वायरमेंट है इनके बनने के लिए। लेकिन मेरे भाई पैरा फॉलिकुलर सेल क्या बनाएंगे? TCT, थायरोकैल्सिटोनिन, जो कैल्शियम की मात्रा घटाएंगे आपके बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, कैल्शियम की मात्रा घटाएंगे, तो इसे हाइपोकैल्सीमिक हार्मोन हमने कह दिया। तो पैरा फॉलिकुलर सेल बना रहे हैं TCT, और आपका फॉलिकुलर सेल बना रहे हैं T3 T4। करेक्ट है? एकदम करेक्ट है सर। अब थोड़ी सी वार्तालाप कर लेते हैं गहराई में, थोड़ी सी वार्तालाप कर लेते हैं अच्छे तरीके से। थायराइड ग्लैंड जो है, समझ लीजिए इसकी मात्रा बहुत ज्यादा बन रही है किसी इंडिविजुअल में, हाइपर थायराइडिज्म। मात्रा जो है थायराइड हार्मोन का, नॉर्मल थायराइड हार्मोन जितना बनना चाहिए उससे ज्यादा बन रहा है, तो यहां पर ग्रेव डिजीज हो सकती है, जिसे एक्स ऑप्थेल्मिक गॉइटर भी कहते हैं। एक्स ऑप्थेल्मिक गॉइटर, एक्स का मतलब होता है बाहर निकल जाना, एग्जिट ले लेना। ऑप्थेल का मतलब क्या होता है? आई। आप में से कई लोग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी बनेंगे, आंख के डॉक्टर बनेंगे। ऑप्थेल मतलब आई, एंड गॉइटर हो रहा है यहां पर, यानी मेरे भाई यहां पर आपकी गर्दन जो है सूज जाएगी, है ना। बेसिकली गॉइटर मतलब एक तरीके से स्वेलिंग हो जाना, जैसे गॉइटर आपने नॉर्मल सुना होगा, गर्दन सूज जाती है। यहां पर आपका एक्स ऑप्थेल्मिक यानी आंखें भी फटी रह जाती हैं, आंखें बल्ज आउट हो जाती हैं। मेन इसका ये है आपका ओवरऑल जो सिम्टम है, एक्स ऑप्थेल्मिक गॉइटर है ना। फ्लूइड की वजह से यहां पे एनलार्जमेंट हो जाती है और आंखें बाहर निकल जाती हैं, पीछे से आंखों को धक्का लगता है, आंखें बाहर निकल जाती हैं। नॉर्मल आपने गॉइटर कौन सा सुना है? ये सुना है, इसके बारे में भी बातें करेंगे हम लोग। नॉर्मल जो गॉइटर सुना है वो आपने ये वाला सुना होगा, दिस इज गॉइटर, जहां गर्दन सूज जाती है। यहां पे क्या है? एक्स ऑप्थेल्मिक गॉइटर यानी आंखों से संबंधित है, तो पीछे से धक्का लग रहा है, पीछे आपकी स्वेलिंग हुई है, जिस वजह से आंखें आपकी आगे की साइड धक्का लगने के कारण बल्ज आउट हो गई हैं। तो बेसिकली यहां पर क्या होता है? आंखें आपकी बाहर आ जाती है एक्सॉप्थेल्मिक गॉइटर में, दिस इज स्पेसिफिकली एक्सॉप्थेल्मिक, है ना। वहां पर आपकी अलग फोटो थी, वहां पर भी आंखें बाहर आई हुई थी, बट मेनली दिस इज एक्सॉप्थेल्मिक गॉइटर, आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है। अरे बाप रे, इतना थायराइड हार्मोन बना दिया, ऐसे याद करो कि आपका बहुत हाइपर सिक्रीशन हो रहा है थायराइड हार्मोन का, एक्सॉप्थेल्मिक, आंखें फटी की फटी रह गई। इसे ग्रेव डिजीज या एक्सॉप्थेल्मिक गॉइटर कहते हैं, आंखें बाहर आ गई पीछे से धक्का लगने के कारण, तो ये आपकी क्या हो गई? एक्सॉप्थेल्मिक गॉइटर हो गई। इसे ग्रेव्स डिजीज या एक्सॉप्थेल्मिक गॉइटर कहते हैं। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। ग्रेव डिजीज एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज मतलब एक ऐसी डिजीज है, एक ऐसा डिसऑर्डर है जहां ऑटो यानी सेल्फ सेल्स और नॉन सेल्फ सेल्स में बॉडी फर्क करना बंद कर देती है। जैसे आपकी बॉडी में कोई पैथोजन आया, कोई बैक्टीरिया आया, कोई प्रोटोजोवन आया, कोई हेल्मिंथ आया, कोई भी आपकी बॉडी पे वार करने आया है, आपकी बॉडी को पता है कि वो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, हम उसके ऊपर हमला करेंगे। कई बार आपकी बॉडी के इम्यून सेल्स आपकी ही बॉडी के सेल्स पे, सेल्फ सेल्स पे ही हमला कर देते हैं। सेल्फ और नॉन सेल्फ में फर्क नहीं कर पा रहे हैं, वो खुद की बॉडी को दुश्मन समझ के खुद की बॉडी को खाना स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। तो सम एंटीबॉडीज आर मेड विच मिमिक्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज TSH, है ना। तो थायराइड जो है इट गेट्स ट्रिगर टू मेक मोर हार्मोन्स, तो हाइपर थायराइडिज्म यहां पर आपका बेसिकली हो जाता है। यस, यानी मेरे भाई ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जहां पे आपकी बॉडी पे आपके ही इम्यून सेल्स ने हमला कर दिया। अब उनसे बचने के लिए आपने कुछ एंटीबॉडीज बनाई। अब ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं? ये एंटीबॉडी TSH की तरह बिहेव करती हैं, इनका स्ट्रक्चर TSH टाइप होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसा। तो ये थायराइड को जाकर बोलती हैं कि भैया और हार्मोन बनाओ, तो हाइपर थायराइडिज्म होने लग जाता है। थायराइड को सच में लगता है कि TSH आया है, लेकिन एक्चुअल में क्या है? वो बेसिकली एक एंटीबॉडी है जो वहां पर आई है, जो सिर्फ दिखती TSH जैसी है। तो आपका थायराइड को भ्रम हो जाता है और वो लगातार लगातार
और भी ज्यादा बेसिकली थायराइड हार्मोन बनाना शुरू कर देता है, तो हाइपर थायराइडिज्म हो जाता है। यस, इन केस ऑफ थायराइड कैंसर, अगर थायराइड में कैंसर हो गया है तो भी, कैंसर का मतलब बहुत सारे सेल्स एक जगह इकट्ठे हो गए हैं, गांठ बन गई है, तो बेसिकली आपका कैंसर है या ट्यूमर है या नोड्यूल्स यानी गांठें बन गई हैं। तो मेरे भाई यहां पर भी अगर ज्यादा सेल है तो ज्यादा थायराइड हार्मोन बनाएंगे, यहां पर भी हाइपर थायराइडिज्म हो सकता है। यानी दो केसेस में हाइपर थायराइडिज्म है। एक तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसको हमने ग्रेव्स डिजीज या एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर कहा, आंखें फटी रह गई, अरे बाप रे इतना थायराइड बना दिया, दैट इज ऑल्सो हाइपरथायरॉयडिज्म। और एक थायराइड ग्लैंड जो है, इसमें अगर आपकी नोड्यूल बन गई है यानी गांठ बन गई है, ट्यूमर बन गया है, कैंसर हो गया है, तो ज्यादा थायराइड सेल हैं तो ज्यादा थायराइड हार्मोन बनाएंगे। इस केस में भी ये हाइपरथायरॉयडिज्म के एग्जांपल हैं, जैसे एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर हो गया या थायराइड का कैंसर हो गया। ये आपका करेक्ट डायग्राम है एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर का, ये है आपका करेक्ट डायग्राम। दिस इज बेसिकली योर थायराइड का हाइपर सिक्रीशन यानी हाइपरथायरॉयडिज्म। अब कई बार थायराइड अगर कम बन रहा है तब कौन कौन सी बीमारी होंगी, ये देखिए। सबसे पहले आपका हाइपोथायरॉयडिज्म जो है, इससे हो सकता है क्रेटिनिज्म, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म यानी आपका कम बन रहा है। या फिर सबसे पहले सिंपल गॉइटर देख लो, ये सबसे आसान है, इसको समझना बहुत आसान है, इसको देख लेते हैं। जैसे अभी आपने नोटिस किया होगा कि कईयों में, कई लोगों में ये गॉइटर देखने को मिलता नहीं है। पहले आपने पता नहीं अपने बचपन में देखा या नहीं, जब मैं छोटा था उस टाइम पे कई लोगों को ये गॉइटर होता था, गला फूला हुआ रहता था। एंड दिस फूला हुआ गला इज बेसिकली ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन योर बॉडी। तो गवर्नमेंट ने भी कुछ प्लान्स निकाले कि आयोडीन की मात्रा कैसे आपकी बॉडी में सप्लीमेंट करें। जैसे जो नॉर्मल नमक रहता है, नमक का फॉर्मूला क्या है भाई, HCl प्लस NaOH मिलकर के सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। आपका जो नमक है वो क्या है, NaCl है। तो उसमें आयोडीन कहां होता है, Na और Cl है, सोडियम और क्लोरीन है, आयोडीन कहां है। लेकिन हम कहते हैं आयोडाइज्ड नमक। कोई भी नमक का ऐड देखो, उसमें आयोडीन कंपलसरी है आज के दिन में। यस, अगर वो नॉर्मल सॉल्ट है, कोई बेच ही ये बोल के रहा है कि भैया ये नॉन आयोडाइज्ड सॉल्ट है, ये तो समुद्र से डायरेक्टली निकाल के हम लोग बेच रहे हैं, ये भी सेहत के लिए अच्छा होता है, ऑब्वियसली है। लेकिन आयोडाइज्ड सॉल्ट रेकमेंड किया जाता है, क्यों? क्योंकि नमक एक ऐसी चीज है जो आपको खाने की डिशेज में चाहिए ही चाहिए। अगर आप स्वीट डिश खा रहे हैं तो अलग बात है, हमारे नॉर्मल घर के खाने में, डेली जो खाना हम खा रहे हैं उसमें नमक डलेगा ही डलेगा। चाहे आटा गूंदते टाइम मम्मी एक चुटकी नमक डालेंगी जरूर, सब्जी में नमक डलेगा, अचार में नमक डलेगा, नमक डलेगा। अगर उसमें आयोडीन है तो आपकी बॉडी तक आयोडीन पहुंचता रहेगा। पहले लोग जो है नॉर्मली रॉक सॉल्ट खाते थे और आयोडीन का कोई डाइटरी सोर्स उनके पास था नहीं, तो आयोडीन की कमी हो जाती थी। अब आयोडीन की कमी के कारण क्या हो रहा है, आयोडीन की कमी के कारण क्या हो रहा है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, भैया T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन, T4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन। अब भैया आयोडीन की कमी है तो आयोडोथायरोनिन तो बन ही नहीं पाएगा, थायराइड हार्मोन बन ही नहीं पाएंगे, ये आपके कम अमाउंट में बन रहे हैं। अब कम अमाउंट में बन रहे हैं तो हमारी बॉडी बड़ी शानी है, हमारी बॉडी क्या सोचती है कि यार कम अमाउंट में बन रहे हैं हार्मोन, क्यों ना मैं अपना साइज बढ़ा लूं। थायराइड ग्लैंड सोचता है क्यों ना मैं अपना साइज बढ़ा लूं, गर्दन ही बड़ी हो जाती है उस चक्कर में कि मैं छोटा हूं शायद इसीलिए तो कहीं कम हार्मोन नहीं बना पा रहा हूं, मैं अपना साइज बढ़ा लेता हूं, तो ये एनलार्ज हो जाता है। एंड मेरे भाई टू कंपनसेट दिस, थायराइड जो है ये एनलार्ज हो जाता है और आपकी गर्दन फूली फूली दिखाई देती है। सूजा हुआ यहां पर ये पार्ट आपको, रेमोडी सूजा हुआ पार्ट आपको दिखाई देता है, इसे हम कहते हैं गॉइटर। सिंपल गॉइटर आयोडीन की कमी की वजह से होता है। आजकल आपको नहीं देखने को मिलता क्योंकि आयोडीन की सप्लीमेंटेशन हम लोग कर दे रहे हैं विद बेसिकली योर सॉल्ट में ऐड कर दिया है। तो ये बड़ा आसान था, तो इसको पहले देखें। अलग देखिए हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है। हाइपरथायरॉयडिज्म में एक तो थायराइड का कैंसर और आपका ग्रेव डिजीज यानी आपका एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, एक्सऑप्थेल्मिक, आंखें बाहर आ गई, अरे बाप रे इतना थायराइड बन गया है, हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपो में पहला आया क्रेटिनिज्म। इफ अ प्रेग्नेंट फीमेल, अगर एक प्रेग्नेंट फीमेल में हाइपोथायरॉयडिज्म है, उसमें थायराइड हार्मोन कम बन रहा है, तो बेबी का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी वीक मिलेगा। थायराइड हमारा मेन मेटाबॉलिक हार्मोन है, तो बेसिकली यहां पर क्या हो जाता है, बेबी को क्रेटिनिज्म हो जाएगा, इसे क्रेटिन बेबी कहते हैं। तो यहां पर बेबी की हाइट भी कम रहेगी, रिटार्डेशन भी रहेगी यानी वो मेंटली भी रिटार्ड रहेगा, IQ भी उसका कम रहेगा, पुअर गोनेडियल डेवलपमेंट होगी यानी वो हो सकता है स्टेराइल भी हो जाए, गोनेड की डेवलपमेंट ठीक से नहीं रहेगी और पिगमेंटेशन भी इफेक्ट होगी। ओवरऑल बेबी जो है बहुत ही पुअर डेवलपमेंटल स्टेट में रहेगा, इसे हम क्या कहते हैं, क्रेटिन बेबी कहते हैं। और ये जो क्रेटिन बेबी होते हैं इनको डेफ म्यूटिज्म भी होता है। म्यूटिज्म यानी ये म्यूट रहते हैं यानी इनकी आवाज नहीं निकलती, यानी गूंगे बच्चे पैदा होते हैं, एंड डेफ मतलब बहरे। तो आपका गूंगे बहरे बच्चे, ऐसे बच्चे जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जब मदर को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी
थायराइड की कमी हो जाती है, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से आपका क्रेटिन बेबी पैदा होता है, तो बहुत सीरियस डिजीज है सिर्फ एक हार्मोन की वजह से। अगर इन अडल्ट विमेन हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए तो मेंस्ट्रुअल साइकिल विल बी इंपेक्टेड। ओवरऑल जो है पूरा का पूरा रेगुलेशन बॉडी का कौन देख रहा है, थायराइड ही, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है आपका इंपैक्ट होगा और ओवरऑल मेटाबॉलिज्म भी इंपैक्ट होगा विमेन के अंदर। अगर आप मिक्स ओडिमा की बात करें, ओडिमा का मतलब होता है सूजन आ जाना, है ना, मिक्स एडिमा यहां पर आपका हो रहा है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में नियर अडाइपोज टिश्यू यानी आपके फैटी टिश्यूज में जहां जहां भी आपका फैट जमा होता है वहां आपकी सूजन होने लगती है, स्वेलिंग होने लगती है, इसे मिक्स एडिमा कहते हैं। यहां पर आपको मिक्स एडिमा देखने को मिल रहा है। जो पैर हैं, जो आपके पैर हैं, जो नाखून के आसपास का इलाका है, ये भी सूज गया है, यहां पर गर्दन भी सूज गई है, ओवरऑल फेस पे भी स्वेलिंग आ गई है, आंखें भी बड़ी हो गई हैं, पीछे से भी धक्का लग रहा है, लेकिन सिर्फ जहां पर आंखों पर मेन फोकस जाए इसे हम कहते हैं एग्स ऑप्थेल्मिक गोइटर। यहां भी अलग अलग जगह पर अलग अलग फैटी टिश्यूज में क्या हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, इसे कहा मिक्स ओडिमा। ओडिमा का मतलब ही होता है स्वेलिंग। यह है क्रेटिन बेबी जो कि डेफ म्यूटिज्म के शिकार होते हैं एंड बेसिकली इनका आईक्यू भी कम होता है, फिजिकल डेवलपमेंट भी, गोनेडियल डेवलपमेंट भी ओवरऑल कम रहती है, रिटार्डेड होते हैं एंड दिस सिंपल गोइटर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। तो मिक्स एडिमा जहां पर भी आपके अडाइपोस टिश्यू है वहां पे सूजन हो जाती है हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से, सिंपल गोइटर आयोडीन की कमी की वजह से गला सूज जाता है। अडल्ट वीमेन में अगर आपकी थायराइड की कमी है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इंपैक्ट होंगी एंड ओवरऑल आपका मेटाबॉलिज्म भी वीक रहेगा। एंड प्रेग्नेंट वीमेन में अगर थायराइड की कमी थी तो बेबी जो है उसको बहुत दिक्कत होगी, क्रेटिन बेबी पैदा होंगे। यह है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में बहुत ज्यादा बन रहा था आपका थायराइड कैंसर वाले केस में एज वेल एज आपका एग्स ऑप्थेल्मिक गोइटर वाले केस में, ये भी हमने देखा, ये भी हमने सीखा। अब थायराइड के पीछे कुछ चीजें पाई जा रही हैं, उनका नाम है पैराथायरॉयड ग्लैंड। लोकेशन क्या है आपकी थायराइड, आगे से अगर मैं देखूं, आगे से अगर मैं गला देखूं तो यह है आपका थायराइड वॉइस बॉक्स एज वेल एज आपका ट्रेकिया के बीच में थायराइड। ये थायराइड का एक लोब है, ये थायराइड का दूसरा लोब है, इनके बीच में एक पट्टी है जिसे हमने इस्थमस कह दिया था, ये आगे का इलाका। इसको उल्टा करके देखो तो पीछे 4 छोटे छोटे गोले हैं, तुरुरु तुरुरु, 2 लिटिल राउंड स्वेलिंग है इन ईच लोब। इस लोब में भी 2 स्वेलिंग, इस लोब में भी 2 स्वेलिंग, इसे हमने क्या कह दिया, पैराथायरॉयड ग्लैंड कह दिया। टोटल स्वेलिंग कितनी हो गई आपकी, 4 हो गई। तो लोकेशन क्या है, थायराइड ग्लैंड के पीछे, यह है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, हार्मोन कौन सा बनाएंगे, हार्मोन बनाएंगे पैराथायरॉयड हार्मोन, जिसे हम पैराथ हार्मोन भी कहते हैं, इसे हम पैराथ हार्मोन भी कहते हैं। यह हाइपर कैल्सिमिक, हाइपर कैल्सिमिक यानी कैल्शियम की मात्रा बढ़ाएगा। यहां पर देखिए, ये जो आपके थायराइड फॉलिकल थे इनके साथ पाए जा रहे थे कौन, पैराफॉलिक्यूलर सेल्स। ये पैराफॉलिक्यूलर सेल थायरोकैल्सिटोनिन बना रहे थे। थायराइड ग्लैंड द्वारा बनाया गया ऐसा हार्मोन जो कैल्शियम की मात्रा को रेगुलेट करता हो, कैल्शियम की मात्रा को कम करता हो, इसे थायरोकैल्सिटोनिन कहा। लेकिन मेरे भाई यहां पर देखिए, यहां पर मेरी जान आपका, यहां पर आपका पैराथायरॉयड हार्मोन जो है ये क्या करेगा, हाइपर कैल्सिमिक है, यानी उल्टा काम करेगा थायरोकैल्सिटोनिन से, तो इन्हें एंटागोनिस्ट कह दिया। एंटा यानी ये एक दूसरे के अपोजिट है। थायरोकैल्सिटोनिन कैल्शियम घटाता है, पैराथ हार्मोन आपका कैल्शियम बढ़ाता है। यस, तो यहां पर पैराफॉलिक्यूलर सेल जो थे आपके थायराइड के, ये थायरोकैल्सिटोनिन बना रहे थे जो कैल्शियम घटा रहा था बॉडी फ्लूइड में, और पैराथ हार्मोन कैल्शियम बढ़ाता है। अब कैसे कैल्शियम बढ़ाता है, गौर से सुनिए, बड़ा आसान है, सिंपल है। कैसे आपका कैल्शियम बढ़ाता है, देखिए, इट इज हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन, तो ये बॉडी फ्लूइड के अंदर कैल्शियम बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, एक तो समझ लीजिए मैं खाना खा रहा हूं, उसमें कैल्शियम है, उस कैल्शियम को निकाल निकाल के ब्लड में डाल देगा तो ब्लड में कैल्शियम बढ़ गया। समझ लीजिए मैं खाना खा रहा हूं तो इसमें से जो भी कैल्शियम था इस कैल्शियम को निकाल निकाल के ब्लड में डाल दिया, तो क्या मेरे भाई डाइटरी कैल्शियम ब्लड में चला गया, चला गया। दूसरा, हड्डी में कैल्शियम होता है, बोन रिजॉर्प्शन कर रहा हूं मैं, हड्डी से कैल्शियम निकाल निकाल के ब्लड में डाल रहा हूं। ये जो आपकी बोन है इसका रिजॉर्प्शन मैं कर रहा हूं, यानी इसको मैं डिसॉल्व कर रहा हूं, इसका डीमिनरलाइजेशन कर रहा हूं, यानी इसे डिलीट कर रहा हूं मिनरल, इससे मिनरल में निकाल रहा हूं और ब्लड में डाल रहा हूं, तो ब्लड में बढ़ गया। बोन से चुरा लिया कैल्शियम, डाइट से चुरा लिया आपका कैल्शियम उसमें जो भी है, एंड मेरे भाई जो आपका नेफ्रॉन है उससे कोई कैल्शियम अगर मेरी बॉडी से बाहर निकलना चाह रहा है सुसु के थ्रू, उसको भी पकड़ के रोक लूंगा, यानी नेफ्रॉन है इससे भी कैल्शियम मैं बचा लूंगा और ब्लड में डाल दूंगा, रीएब्सॉर्ब कर लूंगा। चाहे बॉडी से बाहर जाने वाला कैल्शियम हो उसको रोक लूं, चाहे बॉडी में जो मैंने खाया उस कैल्शियम को पकड़ के ब्लड में डाल दूं, या फिर मेरे भाई बोन से कैल्शियम निकाल के ब्लड में डाल दूं, तीनों ही केसेस में कैल्शियम ब्लड में बढ़ रहा है। तो कैल्शियम होम्योस्टेसिस कौन रेगुलेट करता है, कैल्शियम की मात्रा हमारे ब्लड में कौन रेगुलेट करता है, बढ़ाने का काम करेगा
पैराथॉर्मोन कम करने का काम करेगा थायरोकैल्सिटोनिन। ये मिल करके हमारा कैल्शियम मेटाबॉलिज्म रेगुलेट कर रहे होते हैं। ये हमारा मिलके कैल्शियम मेटाबॉलिज्म रेगुलेट कर रहे होते हैं, ये हमने देखा। करेक्ट। कौन किस टाइप का हार्मोन है ये हम थोड़ा आगे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। यस, तो यहां पर क्या है आपका हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन था, कैल्शियम की मात्रा बढ़ा रहा है पैराथॉर्मोन आपके ब्लड के अंदर। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है, समझ लीजिए इसमें कैंसर हो गया। अगर पैराथायरॉयड ग्लैंड में कैंसर हो गया तो पैराथायरॉयड सेल्स आपके ज्यादा बने तो पैराथॉर्मोन ज्यादा बनने लगेगा, जो कि आपका क्या है, आपका बहुत ज्यादा पैराथॉर्मोन बनेगा। तो इसे हाइपर पैराथायरॉयडिज्म कह देंगे। इससे बोन थिनिंग हो जाती है, क्योंकि पैराथॉर्मोन का काम क्या है, आपका कैल्शियम निकालना। अब डाइट में जो आप कैल्शियम खा रहे हो वो तो लिमिटेड है, वही आपका रीअब्सॉर्ब कर रहे हो आप नेफ्रॉन से। बोन से कैल्शियम चुराने की टेंडेंसीज की बढ़ जाएगी, तो ये बोन को वीक कर देगा, ओस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। ओस्टियो का मतलब है बोन, पोरोसिस पोरो यानी छेद, यानी बोन को कमजोर कर देगा, तो फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फीमेल में भी ऑस्टियोपोरोसिस होता है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ाया था ना। जब बेसिकली फीमेल एजेड हो जाती है, उनमें एस्ट्रोजन की मात्रा घट जाती है, तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है उनमें। ये आपका कैल्शियम की कमी की वजह से ही होता है। तो यहां पे अगर बहुत ज्यादा पैराथॉर्मोन बन रहा है, पैराथॉर्मोन बन रहा है आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड में कैंसर की वजह से, उस वजह से भी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। लेट्स से आपका पैराथॉर्मोन कम बन रहा है तो आपको हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो जाएगा। तो आपका बॉडी फ्लूइड में कम कैल्शियम आपका आ रहा होगा, जिस वजह से टिटेनी हो जाती है, वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है या स्पाज्म हो जाता है। सेम लोकोमोशन एंड मूवमेंट में बताया था कि जब आपकी बॉडी फ्लूइड में कम कैल्शियम होता है तो वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, ऐंठन हो जाती है, स्पाज्म हो जाता है। दैट स्पाज्म इज बिकॉज ऑफ लेस कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। ये किस वजह से हुआ, क्योंकि मेरे भाई बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम कौन लेकर के आ रहा था, आपका ये वाला हार्मोन पैराथॉर्मोन। अब ये पैराथॉर्मोन ही कम है तो बॉडी फ्लूइड में कैल्शियम नहीं आ पा रहा है, कैल्शियम की कमी की वजह से आपका ऐंठन आ गई, टिटेनी आ गई। ये हमने देखा, ये हमने जाना। तो ब्रेन के तीनों ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ा, आपका हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनियल। नीचे हम लोग बढ़े थायराइड, पीछे पैराथायराइड। छाती वाले रीजन में आ जाते हैं। यहां बात करते हैं हम लोग मिस्टर थाइमस की। यहां हम बात करते हैं थाइमस की, जो कि आपका कैसा है, आपका लोब्ड ग्लैंड है। इसमें भी आपको लोब्स देखने को मिलेंगे। आराम से देखिए, यह है आपकी थाइमस की पोजीशन। यहां पर आपका इट इज प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी, थोरेक्स रीजन में पाया जा रहा है, लंग्स के बीच में फंसा हुआ है। इस प्रकार से लंग्स के बीच में फंसा हुआ है। स्टर्नम जो है इसके आगे पाई जा रही है, यानी छाती की हड्डी से आगे तो नहीं है थाइमस, हमें पता है भाई, हड्डी तो साफ साफ हम टच करके देख सकते हैं, इससे आगे तो नहीं है, तो इससे पीछे ही है, यानी हड्डी आगे है, हड्डी मोर वेंट्रल है ना। एंड मेरे भाई स्टर्नम जो है इट इज मोर वेंट्रल, एंड एरोटा जो है ये इसके पीछे की साइड है, यानी हार्ट की जो मेन एरोटा है ये इसके पीछे है, आगे चेस्ट की हड्डी लगी हुई है। इस एरोटा और स्टर्नम के बीच में पीछे आपकी हार्ट की मेन आर्टरी जा रही है, एरोटा। यह है आपका आगे छाती की हड्डी, दैट इज स्टर्नम। इसके बीच में फंसा हुआ है कौन, इसके बीच में फंसा हुआ है कौन, आपका थाइमस। आगे छाती की हड्डी स्टर्नम, पीछे एरोटा, बीच में थाइमस, और दोनों साइड में क्या है, लंग्स है। साइड में लंग्स, आपका पीछे एरोटा, आगे छाती की हड्डी, दैट इज आपका यहां पर स्टर्नम। एज जब बच्चे की बहुत कम होती है उस टाइम पे थाइमस का साइज बड़ा होता है। विद एज ये जो थाइमस है ये छोटा होता चला जाता है। तो चाइल्ड में नॉर्मल साइज का होता है, एजेड इंडिविजुअल्स में रिड्यूस होता चला जाता है। और इसका मेन काम इम्यूनिटी में है, हमें डिफेंस देने में है, क्योंकि थाइमस जो है बेसिकली यहां पर क्या होते हैं, आपके जो हमें इम्यूनिटी प्रदान करने वाले सेल हैं वो बेसिकली यहां पर बहुत ज्यादा पाए जा रहे होते हैं एंड हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो वीक हो जाएगी आपकी इम्यूनिटी वक्त के साथ जब थाइमस आपका छोटा हो रहा है। यस, तो बेसिकली इम्यूनिटी यहां पर वृद्ध लोगों की, एजेड लोगों की इसीलिए वीक हो रही होती है, बिकॉज उनका थाइमस वक्त के साथ छोटा होता चला जाता है। और बच्चे किसी भी कीचड़ वीचड़ में खेल रहे होते हैं, है ना, गोबर में लथपथ होके आए हैं, घर पे कूड़े कचड़े में पड़े हुए थे, तो भी मस्त रहते हैं। बीमार तो पड़ते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन कम बीमार पड़ते हैं एज कंपेयर टू एजेड पीपल, बिकॉज देयर थाइमस इज बिग। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो थाइमस का काम है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। कैसे? टी फॉर थाइमस में टी सेल का मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन हो रहा होता है, एंड बी सेल का भी, बी सेल और टी सेल मेन है आपके इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में। तो टी सेल थाइमस में ही मैच्योर और डिफरेंशिएट हो रहा है, एंड बी सेल का भी मैच्योरेशन प्रमोट करता है आपका कौन, बेसिकली थाइमस। यानी आपके बी और टी सेल को मैच्योर करने में ये हेल्प कर रहा है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर अगर आप देखेंगे
इमेच्योर बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स आर फॉर्म्ड हियर इन बोन मैरो। ये बोन है, इस बोन मैरो में आपका बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट बनते हैं, ये आपके इमेच्योर होते हैं। तो बी लिम्फोसाइट जो है ये बोन मैरो में ही बना, बोन मैरो में ही ठीक ठाक मैच्योर हो गया, और इसकी हेल्प करने के लिए अलग अलग एजेंट्स यहां पर आ रहे होते हैं। ये जो बी सेल हैं यही आगे चल के एंटीबॉडी बनाते हैं जो कि हमारे ब्लड में घूम रहे होते हैं और हमें ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीजें 12th क्लास में ज्यादा डिस्कस हो रही होती है। एक चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, उसमें ये सारी चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ाई जाती है कि बी सेल जो है, नाम ही है बी सेल, तो ये बोन मैरो में बनेगा, है ना, और बोन मैरो में बनके थोड़ा बहुत डेवलप होगा। एंड ये जो बी सेल्स हैं ये एंटीबॉडीज बनाते हैं, अलग अलग हथियार बनाते हैं अलग अलग पैथोजन से लड़ने के लिए, और इन एंटीबॉडीज को ब्लड में छोड़ देते हैं। तो ब्लड में दंगा मस्ती होती है। ब्लड क्या है, हमारा मेन ह्यूमर है, लिक्विड है, तो ये ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं बी सेल, क्योंकि ब्लड में एंटीबॉडीज को लोड कर रहे हैं। लेकिन जो टी लिम्फोसाइट है, नाम है टी लिम्फोसाइट, है ना, तो ये बने तो आपके बोन मैरो में है, लेकिन इनका मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन मेनली कहां होगा, थाइमस में होगा। तो बी फॉर बी लिम्फोसाइट मेनली इनका काम बोन मैरो में हो रहा है, टी फॉर टी लिम्फोसाइट मेनली इनका काम क्या हो रहा है, मैच्योरेशन का थाइमस में हो रहा है। ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देते हैं। यहां पर आपका ब्लड में लोड हो रही है एंटीबॉडी, ये है आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी, और ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देते हैं। समझ लीजिए मैं किसी पेशेंट का लिवर लेना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं कि मैं एक पेशेंट हूं, मैं किसी का लिवर लेना चाहता हूं। समझ लीजिए मेरे लिवर का एक छोटा सा टुकड़ा खराब हो गया, मैं लिवर ट्रांसप्लांट कराना चाहता हूं, या कोई किडनी फेल हो गई किसी की, वो किडनी ट्रांसप्लांट कराना चाहता है, तो किसी हेल्दी डोनर से पेशेंट ने किडनी ले ली। अब जरूरी थोड़ी है वो किडनी एक्सेप्ट हो जाएगी, वो किडनी हमारी तो है नहीं। अगर बहुत ज्यादा मैच की वो किडनी हमारी किडनी से तो एक्सेप्ट हो जाएगी, जिसके चांसेस बहुत कम रहते हैं। अदरवाइज हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमला कर देता है उस किडनी के ऊपर, उस ग्राफ्ट के ऊपर, उस ऑर्गन के ऊपर, और वो ग्राफ्ट रिजेक्ट हो जाता है। इसे हम ग्राफ्ट रिजेक्शन कहते हैं। वो कौन कर रहा होता है, टी सेल्स कर रहे होते हैं। इसे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, सेल द्वारा मीडिएट करी जाती है। और आपके ह्यूमर में यानी ब्लड में अगर आपने छोड़ दी है एंटीबॉडी, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन देता है, आपके बी सेल, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सीएमआई कौन देता है, आपके टी सेल्स देते हैं। तो थाइमस जो है ये हार्मोन सिक्रीट करेगा थाइमोसिन, नाम से ही पता लग रहा है थाइमस सिक्रीट करेगा थाइमोसिन। ये आपका मैच्योरेशन ऑफ टी सेल को भी बढ़ावा देगा इन थाइमस ओनली, एंड मेरे भाई ये आपका प्रमोट करेगा मैच्योरेशन ऑफ बोन मैरो को, मैच्योरेशन ऑफ बी सेल को भी इन बोन मैरो। यस, तो बी सेल और टी सेल दोनों की मैच्योरेशन में, डेवलपमेंट में हेल्प कौन कर रहा होता है, थाइमोसिन हार्मोन। और बी सेल और टी सेल अगर अच्छे से बनेंगे तो अच्छी एंटीबॉडी बनाएंगे, ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे बी सेल, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे टी सेल। तो ओवरऑल इम्यूनिटी देने का काम किसका है, थाइमस का है। दोबारा रिवाइज करा देता हूं। बी सेल, बी फॉर बी सेल आपके बी फॉर बोन मैरो में बनते हैं, और वहीं आपके मैच्योर हो रहे होते हैं। लेकिन इसको भी डेवलप होने के लिए, मैच्योर होने के लिए आपका किसकी जरूरत है, आपके थाइमोसिन की जरूरत है। टी सेल बनते हैं बोन मैरो में, लेकिन टी फॉर टी सेल, टी फॉर थाइमस में डिफरेंशिएट और मैच्योर हो रहे होते हैं, जहां आपको मैच्योरिटी के लिए थाइमोसिन चाहिए ही। तो चाहे बी सेल की डेवलपमेंट हो, चाहे टी सेल की डेवलपमेंट हो, अच्छे तरीके से थाइमोसिन वहां रोल अदा करता है। बी सेल हमें ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, एंटीबॉडीज छोड़ते हैं ब्लड में, एंड टी सेल जो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये पूरा का पूरा खेल है जो आप इम्यूनोलॉजी में ज्यादा बेहतर तरीके से सीख रहे होते हैं। नाउ चेस्ट रीजन में थाइमस भी हो गया। अब थोड़ा नीचे चलते हैं, पेनक्रियाज की बात कर लेते हैं। यस, पेनक्रियाज की बात कर लेते हैं। तो व्हाट इज लोकेशन, नेचर एंड स्ट्रक्चर, नाम ही देख लीजिए मेरे भाई। पेनक्रियाज जो है इसको हम क्या कह रहे थे, हेट्रोक्राइन ग्लैंड कह रहे थे, मिक्स्ड ग्लैंड या कंपोजिट ग्लैंड कह रहे थे। क्यों हेट्रोक्राइन, किस लिए, क्योंकि एंडोक्राइन भी है, एक्सोक्राइन भी है, ये एंजाइम भी बनाता है, ये आपके हार्मोन भी बनाता है, तो दोनों प्रकार के काम करता है। ये आपका स्टमक है, ये आपका इंटेस्टाइन है, दिस इज योर स्टमक एंड दिस इज योर इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट ड्यूडोनम है। यहां पर ये जो आपकी लूप बन रही है इसके बीच में फंसा हुआ होता है कौन, आपका पेनक्रियाज फंसा हुआ होता है। ये आपका पेनक्रियाज है, ये इसकी बड़ी डक्ट है, मोटी डक्ट, और ये इसकी छोटी 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 डक्ट है। तो लार्ज डक्ट और स्मॉल डक्ट इसमें होते हैं। ये पेनक्रियाज जो है आपका कहां फंसा हुआ है, स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में, यहां फंसा हुआ है। दिस इज योर पेनक्रियाज, डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। ये पेनक्रियाटिक जूस बनाता है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन में उसे डाल देता है जहां डाइजेशन कराने में हेल्प कर रहा होता है, और अलग अलग हॉर्मोन्स भी बनाएगा। तो यहां पे अगर आप पेनक्रियाज की शक्ल देखें, तो पेनक्रियाज की अगर शक्ल देखें
तो यहां पर क्या होता है मेनली, यहां पर आपका ये जो सनफ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बने हैं इसमें क्या है आपका ये एक्सोक्राइन सेल्स है। एक्सोक्राइन सेल हैं जो कि क्या करेंगे, जिन्हें सेल ऑफ एसिनी कहते हैं या एसिनार सेल कहते हैं। ये सेल्स ऑफ एसिनी हैं जो कि क्या है आपके एक्सोक्राइन सेल्स हैं। ये जो एक्सोक्राइन सेल हैं ये 98 से 99% पार्ट बनाते हैं आपका पेनक्रियास का, और ये एंजाइम बना करके डक्ट में लोड कर देते हैं, क्योंकि एंजाइम बहुत भारी चीज है, उसको डक्ट यानी ट्यूब में लोड करना पड़ेगा, तो इनके बीच में ट्यूब भी होती है। ठीक है। एंड ये जो छोटे छोटे हरे भरे सेल्स हैं, ये जो छोटे मोटे हरे भरे सेल हैं बीच में जो सिर्फ, क्योंकि 98 से 99% पार्ट तो आपका क्या है एक्सोक्राइन है, ये जो मुश्किल से 1 से 2% पार्ट बचा हुआ है ये आपका डक्टलेस होता है, इन्हें किसी ट्यूब की जरूरत नहीं है, इसे हम एंडोक्राइन पार्ट कह रहे होते हैं। ये आपका 1 से 2 मिलियन सेल बनाते हैं, यानी पेनक्रियाज में 1 से 2 मिलियन सेल, 10 से 20 लाख सेल ऐसे हैं, और ये 1 से 2% पार्ट ही बना रहे हैं। यानी 1 से 2 मिलियन सेल, यानी 1 मिलियन सेल 1% पार्ट बनाता है, तो 100% पार्ट कितना बनाएगा 100 मिलियन सेल। तो 99 मिलियन सेल जो है लगभग लगभग ये क्या है एक्सोक्राइन, और 1 मिलियन सेल क्या है आपके एंडोक्राइन। यस, ये आपका एंडोक्राइन पार्ट है बीच बीच में। तो आपका पेनक्रियाटिक एंजाइम या पेनक्रियाटिक जूस कौन बनाएगा, एक्सोक्राइन पार्ट, डाइजेशन में हेल्प करेगा। एंडोक्राइन पार्ट क्या क्या बनाएगा ये आप गौर से देखिए। एंडोक्राइन पार्ट जो 1 से 2% पार्ट ही बना रहा है पेनक्रियास का, 1 से 2 मिलियन सेल ही है, ये क्या बनाता है अल्फा सेल, बीटा सेल एंड डेल्टा सेल। 3 प्रकार के सेल होते हैं इसमें, अल्फा बीटा डेल्टा। शक्ल देखो, ए फॉर अल्फा हार्मोन बनाएगा ग्लूकागॉन, नाम में ही ए आ रहा है, ए फॉर अल्फा बनाएगा ग्लूकागॉन। बी फॉर बीटा ये बनाएगा आपका इंसुलिन। तो ए फॉर अल्फा ग्लूकागॉन बनाता है, ए का साउंड आ रहा है। डेल्टा को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा का सिंबल ये है एस जैसा, तो ये बनाएगा सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन। ठीक है। एंड मेरे भाई यहां पर जो बीटा सेल है जो बच गया, ये एस जैसा दिखाई दे रहा है डेल्टा, तो सोमैटोस्टैटिन। ये आपका ए फॉर अल्फा है तो ग्लूकागॉन, और जो बच गया आपका बीटा, बीटा बच गया है, ये इंसुलिन बनाएगा, इंसुलिन बनाएगा। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन का काम है आपका ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना। एक रेफरेंस लेते हैं, समझ लीजिए आपके घर के आसपास कोई ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनको शुगर है, जिनको डायबिटीज है, डायबिटीज मेलाइटस है ना, जिसको मधुमेह भी कहते हैं, शुगर कहते हैं, तो उनको आपने देखा होगा वो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते होंगे। इंसुलिन के इंजेक्शन या इंसुलिन के रेगुलर डोज उनको लेने होते हैं। क्यों? क्योंकि इंसुलिन हार्मोन जब जाएगा तो उनकी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को, शुगर की मात्रा को कंट्रोल करेगा, कम करेगा। यानी ब्लड शुगर लेवल को कम करने का काम किसका है, इंसुलिन का। तो क्या ये हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन है, हाइपोग्लाइसीमिक, यानी मेरे भाई ये आपका शुगर की मात्रा को कम रखता है, कम रखता है। गुरुजी बात समझ में आ गई। अगर मेरे भाई आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ाना है तो उल्टा काम करने के लिए हाइपरग्लाइसेमिक कौन है, ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन और इंसुलिन एक दूसरे से जस्ट उल्टा काम करते हैं, पेनक्रियाज ही इन दोनों को बनाता है, लेकिन ये उल्टा काम कर रहे होते हैं। इंसुलिन का काम क्या है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना यानी घटाना, तो ग्लूकागॉन का उल्टा हो गया, वो बढ़ाएगा। एंड सोमैटोस्टैटिन जो है ये इन दोनों को, अल्फा सेल और बीटा सेल को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। तो इसके बारे में उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, मेन है लड़ाई इंसुलिन और ग्लूकागॉन की। आराम से देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं इंसुलिन की, इंसुलिन की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरे भाई आपके इंसुलिन की चर्चा बहुत कॉमन है दुनियादारी में, वो अगर आपने पढ़ लिया तो ग्लूकागॉन जस्ट उल्टा ही उससे हमें याद करना है। इंसुलिन कौन बना रहा था, बीटा सेल बना रहा था, है ना। तो ये है हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन, यानी इसको आपके ब्लड में शुगर की मात्रा कम करनी है, ग्लूकोज की मात्रा कम करनी है। तो कैसे कैसे करोगे आपके ग्लूकोज की मात्रा कम? सबसे पहले तो सिग्नल दोगे लिवर सेल को, यानी हेपेटोसाइट को, हेपेटिक सेल्स को, लिवर के सेल को, एंड एडिपोज टिश्यू को, यानी फैटी सेल्स को, कि भैया ग्लूकोज बहुत ज्यादा बढ़ गया है ब्लड में, इसे लिवर में ले जाओ और ग्लाइकोजन की फॉर्मेट में स्टोर करो, या इसे फैट बनाने के लिए इस्तेमाल करो, बस ग्लूकोज को पड़ा मत रहने दो ब्लड में। यानी मेरे भाई या तो फैट सिंथेसिस कर लो अडाइपोज टिश्यू में, या ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइको यानी ग्लाइकोजन, जेनेसिस यानी फॉर्मेशन कर लो, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन कर लो, कुछ भी करके स्टोर कर दो, खुला ग्लूकोज को मत पड़ा रहने दो, या तो फैट बना के स्टोर कर लो या ग्लाइकोजन बना के स्टोर कर लो, या फिर ग्लूकोज है इसकी खपत बढ़ा दो, अपटेक बढ़ा दो मेरे भाई, कर लो इसका कुछ यूज कर लो, एटीपी बनाओ, कुछ भी करो, इसको खत्म करो, या तो इसको स्टोर करो फैट की फॉर्मेट में, या ग्लाइकोजेनेसिस करो, ग्लाइकोजन बनाओ, या इसको यूज करो, इस्तेमाल करो, खत्म करो। मेरे मुंह के आगे नहीं पड़ा रहना चाहिए, मेरे ब्लड में नहीं पड़ा रहना चाहिए। ओवरऑल शुगर की मात्रा
कम हो गई, कम हो गई। इसका जस्ट उल्टा कर दो, आपके ग्लूकागॉन में अल्फा सेल ग्लूकागॉन बनाता है, ये हाइपरग्लाइसीमिक है, यानी ब्लड में शुगर की मात्रा को बढ़ाएगा। ये लिवर सेल और हेपेटोसाइट से क्या कहता है, लिवर सेल तुम्हारे पास ग्लाइकोजन है, चलो बेटा फटाफट ग्लाइकोजन तोड़ो, ग्लाइकोजन का लाइसिस करो, ग्लाइकोजन का लाइसिस करो, ग्लाइकोजन का लाइसिस करो, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करो, ग्लाइकोजन का लाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। वहां क्या हो रहा था, इंसुलिन क्या कर रहा था, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का जेनेसिस, यहां ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का लाइसिस कर डाल, ठीक है। हेपेटोसाइट को हमने कह दिया ग्लाइकोजिनोलाइसिस करो, ठीक है। उसके अलावा ग्लूकोज और बढ़ाना है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूको यानी ग्लूकोज, नियोजेनेसिस, जेनेसिस यानी बनाना, नियो यानी नई सोर्सेस से, नॉन ग्लूकोज सोर्सेस से, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस से कार्बोहाइड्रेट बनाना, ग्लूकोज और बनवा रहा हूं। ग्लाइकोजन को तो तोड़ तोड़ के ग्लूकोज निकाल ही दिया, ब्लड में बढ़ा दिया। जहां ग्लूकोज नहीं भी है, कोई फैट है, कोई अलग आपका कंपाउंड है, ऑर्गेनिक एसिड है, उसको भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा हूं, नई नई रिसोर्सेज को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा हूं। एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज को कम कर दिया, ग्लूकोज की खपत को कम कर दिया। मैं कह रोको भाई, अभी ब्लड में ग्लूकोज चाहिए, मत खर्च करो ग्लूकोज, कोई एटीपी वेटीपी मत बनाओ, अभी मैं ग्लाइकोजन तोड़ के भी ग्लूकोज ला रहा हूं, नया नया ग्लूकोज भी बना रहा हूं नियोजेनेसिस से, और खपत भी कम कर दे रहा हूं, तो ग्लूकोज बचा रहेगा ब्लड में। तो सारे उल्टे काम करता है आपके इंसुलिन से, इसीलिए एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। तो इंसुलिन की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो शुगर की मात्रा आपके ब्लड में बढ़ जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, मेलाइटस कहते हैं। मेलाइटस का मतलब यह है रिलेटेड टू हनी, यानी स्वीट, यानी शुगर इसे कहा जाता है। तो डायबिटीज मेलाइटस हो जाती है। यस, ट्रीटमेंट इसका क्या है, इंसुलिन थेरेपी, बीच बीच में इंसुलिन लेते रहिए, इंजेक्शन के डोजेस, तो आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है। पता कैसे लगता है भैया, ग्लाइकोसूरिया या कीटोन्यूरिया हो जाता है, यूरिन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अंदर एलिमिनेशन में, यूरिन में अगर ग्लूकोज आ रहा है, ग्लाइको यानी शुगर आ रही है तो ग्लाइकोसूरिया, कीटोन बॉडीज अगर आ रही हैं तो कीटोन्यूरिया, ये दोनों आपकी बन रही है, इसका मतलब मेरे भाई बॉडी में दिक्कत चल रही है, आपके अंदर शुगर की मात्रा बहुत है, यानी डायबिटीज हो चुकी है, डायबिटीज मेलाइटस, तो इंसुलिन लेना पड़ेगा। यह है आपका ओवरऑल पूरा का पूरा अभी तक का तामझाम पेनक्रियाज तक का। एक काम करते हैं, एड्रिनल हम चाहे तो थोड़ा बाद में पढ़ लेंगे, एड्रिनल थोड़ा बाद में पढ़ लेंगे। हम लोग क्या करते हैं, एड्रिनल क्योंकि थोड़ा बड़ा है, तामझाम इसका थोड़ा सा भारी है, टेस्टिस एंड ओवरी पढ़ लेते हैं और उसके बाद आपकी छुट्टी कर देते हैं। एक और लेक्चर में बचे हुए सारे के सारे टॉपिक्स आपको दिखा दिए जाएंगे, है ना। या याद करने का कंटेंट बहुत हो गया है, अगले लेक्चर में ही देख लेंगे, क्योंकि हमने कितनी स्लाइड्स पढ़ ली हैं, कितनी स्लाइड्स पढ़ ली हैं भाई, लगभग 29 स्लाइड्स पढ़ ली हैं, तो लगभग इससे कम ही बचा होगा, जितना मेरा अंदाजा है 29 है, तो 29 है तो 39 तक 10 ये और 8 अलग 18। हाँ ठीक है, अगला लेक्चर थोड़ा छोटा हो जाएगा, पर ठीक है, अभी के लिए इसको छोड़ सकते हैं, जितने क्वेश्चंस बनते हैं उतने क्वेश्चन बना लो, और अगला जो है लेक्चर उसमें बची हुई चीजें डाल दी जाएंगी, अगले लेक्चर में आपका कवर हो जाएगा। द टू सिस्टम दैट जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ बॉडी, बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए दो सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं, स्केलेटल सिस्टम नहीं। करंट साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ हार्मोन, यानी न्यू डेफिनेशन आपसे पूछी गई है। हार्मोन इज अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, रिलीज इनटू ब्लड, ट्रांसपोर्टेड टू अ डिस्टेंटली लोकेटेड ऑर्गन। भाई यहां पर ये भी बात नहीं करी कि ये नॉन न्यूट्रिएंट कंपाउंड होता है और ट्रेस अमाउंट में बनाया जाता है। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल विच एक्ट एज इंटरसेल्युलर मैसेंजर, दो सेल्स के बीच में, एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, ये बात एकदम सही करी है। हार्मोन्स आर न्यूट्रिएंट केमिकल, गलत कर दी है, तो 3 नहीं हो सकता, तो मेरे भाई ये 4 वाला ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ 2 इज द राइट आंसर। हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डाइनसेफेलॉन, मिड ब्रेन का नहीं है, फोर ब्रेन का पार्ट है, पहले तो ये 1 एलिमिनेट कर दो। डॉर्सल पार्ट ऑफ डाइनसेफेलॉन, डाइनसेफेलॉन के पीछे वाला पार्ट है डॉर्सल। देखो आपका फोर ब्रेन में 3 पार्ट्स थे, सेरिब्रम, फिर आपका थैलेमस, फिर हाइपोथैलेमस, यानी नीचे वाला पार्ट है, बेसल पार्ट है ये डाइनसेफेलॉन का, मीजनसेफेलॉन का नहीं, डॉर्सल पार्ट नहीं है, बेसल पार्ट नीचे वाला पार्ट है डाइनसेफेलॉन का फोर ब्रेन में। फंक्शंस ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इंक्लूड, फंक्शंस ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच निकला, ये आपका क्या करेगा बेसिकली, ये आपका एलएच और एफएसएच रिलीज करा देगा एंटीरियर पिट्यूटरी से, स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ जीएच, जीएच से इसका कोई लेना देना नहीं है, स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन, ठीक है, दोनों बातें करेक्ट है।
पिट्यूटरी को सिग्नल देगा तभी तो गोनेडोट्रोपिन रिलीज होंगे, एफएसएच रिलीज होंगे। डक्टलेस ग्लैंड्स को हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स कह रहे होते हैं। एक्सोक्राइन में आपको डक्ट चाहिए। सिलेक्ट द ऑप्शन विद इनकरेक्ट आइडेंटिफिकेशन। ये नीचे आपका पिट्यूटरी है, ऊपर आपका क्या है, हाइपोथैलेमस है, ठीक है। तो ये क्यू क्या है, क्यू क्या है, ये आपका पोर्टल सिस्टम है। क्यू क्या है, आपका पोर्टल सिस्टम है। क्यू क्या है, पोर्टल सिस्टम है, ठीक है। आर क्या है, आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। आर क्या है, आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ठीक है। एस क्या है, आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है। एंटीरियर पिट्यूटरी है। एस क्या है, आपका एंटीरियर पिट्यूटरी है, इंटरमीडिएट लोब बोला है इसमें। और पी क्या है, आपका हाइपोथैलेमस है, ठीक है, इंटरमीडिएट लोब नहीं। आपके दो ही लोब है यहाँ पर, एंटीरियर और पोस्टीरियर, बीच वाला पार्ट्स इंटरमीडिया है, तो यहाँ पर एस जो है गलत दिखा रखा है। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी सिक्रीट। एंटीरियर लोब क्या बनाता है, पीएमटी फ्लैग। पीएमटी फ्लैग, ऑक्सीटोसिन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये आपका वेसोप्रेसिन यानी एडीएच, एडीएच एलिमिनेट कर दो। पीएमटी फ्लैग, पीएमटी एफ एल ए यानी एसीटीएच, जी ग्रोथ हार्मोन, सीधा सीधा समझ में आ गया। और उसमें से जो एम था वो पार्स इंटरमीडिया बना रहा था। एक्रोमेगाली इज कॉस्ट, ग्रोथ हार्मोन जब बहुत ज्यादा बने एक पर्टिकुलर एज के बाद, एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन, एक्सेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन बोला है, वो भी एक एज के बाद, तो ज्यादा करेक्ट ऑप्शन हो जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। मिल यानी लैक्टोज से संबंधित, तो प्रोलैक्टिन, पीआरएल। मिल्क इजेक्शन में कौन हेल्प करेगा, ऑक्सीटोसिन। पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द, हार्ट में तो होता नहीं है, एरोटा में तो होता नहीं है, ब्रेन में होता है, स्टर्नम में होता नहीं है, वैसे समझ में आ गया। फोर ब्रेन में अगर आप देखें तो हाइपोथैलेमस के ऊपर और पीछे डोर्सल साइड में, थोड़ा अपर एंड डोर्सल पार्ट में। हार्मोन मेलेटोनिन इज सिक्रेटेड बाय, मेलेटोनिन कौन सिक्रेट करता है मेरे भाई, आपका पीनियल ग्लैंड सिक्रेट करता है। मेलेनिन कौन सिक्रेट कर रहा था, आपका एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट कर रहा था। करेक्ट, करेक्ट। फंक्शन ऑफ मेलेटोनिन, डायर्नल रिदम यानी 24 आवर साइकिल, टाइम से संबंधित। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर आपका करता है मेन हाइपोथैलेमस, ये उसकी हेल्प कर रहा था। इन्फ्लुएंसेस पिगमेंटेशन सबसे ज्यादा कर रहा था एमएसएच, ये उसकी हेल्प कर रहा था। ऑल ऑफ दीज चारों में ही आपका हो जाता है। थायराइड ग्लैंड में थायराइड फॉलिकल्स भी होंगे एंड आपका स्ट्रोमल टिश्यू भी होगा, कॉर्टिकल टिश्यू नहीं होता। आपके थायराइड फॉलिकल यानी फॉलिकुलर सेल्स, इसके अलावा पैराफॉलिकुलर सेल, और बीच में खाली स्पेस है आपका स्ट्रोमा। पैराफॉलिकुलर सेल ऑफ थायराइड सिक्रीट हार्मोन फॉर कंट्रोलिंग द लेवल ऑफ कैल्शियम, मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प कर रहा होता है। करेक्ट। एच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ, थायराइड फॉलिकल में क्या होते हैं, चारों ओर टायर जो बना है वो फॉलिकुलर सेल से बना है और कैविटी होती है, ठीक है। थायराइड फॉलिकल में पैराफॉलिकुलर सेल नहीं होंगे। फॉलिकुलर सेल नॉट एनक्लोजिंग अ कैविटी, नहीं भाई कैविटी होती है बीच में, टायर जैसा तभी तो स्ट्रक्चर बनेगा। पैराफॉलिकुलर सेल नहीं। Which of the following condition is not linked to deficiency of thyroid hormone? डेफिशिएंसी से लिंक कौन सा नहीं है, एग्स ऑप्थेल्मिक गोइटर, आंखें फट गई, अरे बाप रे इतना बना दिया थायराइड हार्मोन, तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म है, बाकी सारे हाइपोथायरॉयडिज्म है। पैराथॉर्मोन डेफिशिएंसी प्रोड्यूसेस मसल क्रैम्प या टिटनी एज अ रिजल्ट ऑफ, भाई पैराथॉर्मोन जो है इसकी अगर डेफिशिएंसी हो गई तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी हो जाएगी ब्लड में, लोअर ब्लड कैल्शियम हो जाएगा, जिस वजह से आपका टिटेनी यानी स्पाज्म आ जाता है। थाइमोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग द ब्लड शुगर लेवल, रेजिंग द ब्लड कैल्शियम लेवल, डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। थाइमोसिन बी और टी सेल की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, इसीलिए आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज इज कंसिस्ट ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। एक्सोक्राइन पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन पार्ट को हम लोग कह रहे होते हैं एसिनार सेल्स, सेल्स ऑफ एसिनी, ACINI, एसिनी के सेल्स। और आपका आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, ये जो है आपके एंडोक्राइन पार्ट बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय अल्फा एंड बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अल्फा क्या बनाएगा, ए आ रहा है ग्लूकागॉन, एंड बी बनाएगा इंसुलिन, है ना। तो बाकी सारे आपके वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे। द गिवन बिलो इज अ पिक्चर ऑफ एक्स। थायराइड के पीछे चार छोटे छोटे गोले हैं, तो पिक्चर ऑफ एक्स क्या हो गया, पैराथायराइड। सबसे पहले तो इसी को मार दो, पैराथायराइड, तो पहले दो एलिमिनेट हो गए, ठीक है। विच सिक्रीट्स एन हार्मोन वाई, पैराथायराइड क्या बनाएगा, पैराथायराइड हार्मोन पीटीएच, पहले ही आंसर निकल गया। एंड ये क्या करता है, एक्स वाई जेड को करेक्ट सीक्वेंस में देखिए, बोन से आपका कैल्शियम रिजॉर्ब करके डालता है आपका ब्लड में, किडनी से यानी नेफ्रॉन से आपका कैल्शियम रीअब्सॉर्ब करता है, एंड आप जो खा रहे हैं ये कैल्शियम भी ब्लड में ऐड करता है। तो मेरे भाई ब्लड में कैल्शियम लेवल मात्रा बढ़ा रहा है, पैराथॉर्मोन का ये काम होता है, ठीक है। Every time you eat a cookie, candy bar, your blood sugar level increases. This triggers an increase in the hormone. अगर आप कोई कुकी खा रहे हैं तो आपके ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ी, तो उसे रेगुलेट करने के लिए कौन आएगा, इंसुलिन आएगा। यस,
अब ये जो है ये आप कर नहीं पाओगे, एड्रेनलिन के क्वेश्चन है ना, एड्रिनल ग्लैंड के क्वेश्चन है। ओके, एड्रिनल ग्लैंड इज लोकेटेड एट एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी, किडनी के ऊपर है एड्रीनल, एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी, रीनल यानी किडनी के ऊपर वाला पार्ट। तो ये तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे, ये क्वेश्चन कुछ आपके रहते हैं, ठीक है। ये कुछ सवाल आपके रहते हैं जो कि टेस्टिस एंड ओवरी के हैं, एंड इसके बाद आप फर्दर आगे कुछ और सवाल पढ़ रहे होंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूंगा अलॉन्ग विद क्वेश्चंस। सो दिस इज योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। आराम से एक बार इन हार्मोन्स के काम लिख करके देखेगा, मैं आपको बहुत रिलेटेबल वे में पढ़ा रहा हूं, जिससे याद करने में आपको दिक्कत ना आए। जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं उसी तरीके से याद कर लीजिए, एंड तक आपके दिमाग में सारी चीजें, जहन में आखिरी तक सारी चीजें बैठी रहेंगी, ये मेरा दावा है। बस एक बार लिख लिख के इंपॉर्टेंट चीजें जो भूलने के चांसेस है, कुछ चीजें तो एकदम डायरेक्टली रिलेटेड है, कुछ चीजें जो भूलने के चांसेस है, जैसे हाइपोकॉन, हाइपरकॉन, ये लिख लीजिएगा, डायरेक्ट सवाल बनता है आपका, 4 नंबर दे के जाएगा, झोली में गिरा के जाएगा। यस, इतना आप पढ़ लो। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करते हैं और खत्म कर डालते हैं इस चैप्टर को, 12th क्लास पे बढ़ते हैं। टिश्यूज आप कहोगे तो मैं पढ़ा दूंगा, कई स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर टिश्यू पढ़ा दो, कॉकरोच फ्रॉक चाहे एंड में डाल देना टिश्यू, क्योंकि इस बार आपके टेस्ट में भी आ रहा है, 19 तारीख को एक टेस्ट है, उसमें आपका टिश्यू आ भी रहा है। तो टिश्यू आप बोलोगे तो मैं पढ़ा दूंगा, एक लेक्चर का टाइम लगेगा, उसमें ऑटोमेटिकली टिश्यूज जो है वो आपके कहीं जिक्र हो चुका है। जैसे जब आप बात कर रहे थे नेफ्रॉन की, जब हम पीसीटी पढ़ रहे थे तो ब्रश बॉर्डर सेल की बात हुई थी, जब आप एल्वियोलाई की बात कर रहे थे तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बात हुई थी, जब आप ब्लड वेसल की बात कर रहे थे तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बात हुई थी। तो अलग अलग जगह चीजें नोट हो चुकी हैं, वैसे थोड़ा सा उनको लिंक करके पढ़ाना है। आप ऑलरेडी मस्कुलर टिश्यू के बारे में जानते हैं कि मसल का पूरा स्ट्रक्चर ही हमने देख लिया है। आप ऑलरेडी न्यूरल टिश्यू के बारे में जानते हैं क्योंकि न्यूरल सिस्टम हमने पूरा पढ़ लिया है, तो कोई टेंशन नहीं है, यूं उड़ती हैं चीजें। मेन जो है एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू पे, कनेक्टिव टिश्यू में भी आप बात कर चुके हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट में बोन की, आप बात कर चुके हैं ब्लड की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब डिटेल में देख लिया हमने। तो मेन एपिथेलियल टिश्यू बस आपको समझना होता है, कनेक्टिव में मोस्ट ऑफ द पार्ट वी हैव ऑलरेडी डन, एंड सिमिलरली मस्कुलर और न्यूरल जितना दे रखा है चैप्टर में वो तो हमारा एकदम साफ है ही, कोई इसमें टेंशन है ही नहीं। तो ये भी हमारा किया कराया काम है, तो इसको भी आप चाहो तो मस्त तरीके से एक बार में समझ सकते हो, तो टिश्यू भी डाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात उसमें है नहीं। यस, एंड उसके बाद वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स 12th क्लास सिलेबस। एक दिन का एक चैप्टर करेंगे, आसान चैप्टर उठाएंगे, बढ़िया बढ़िया, और कुछ छोटे चैप्टर हैं जैसे एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड आपका ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इनको तो बल्कि एक दिन में ही क्लब करके डाला जा सकता है, कोई बहुत तगड़ी चीज उसमें नहीं। कुछ टॉपिक्स बहुत कंसेप्चुअल हैं और कुछ बहुत थ्योरेटिकल हैं, दोनों को टाइम देना जरूरी है, तो उन चैप्टर्स को हम एक एक दिन देंगे, बाकी कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, बाकी सारी चीजें आपकी आसानी से समझ में आ जाती हैं। ऑलराइट, सो दिस वाज योर लेक्चर। मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में, कोशिश करूंगा अभी रात को रिकॉर्ड कर लूं अगर मैं कर पाऊंगा तो, है ना, थोड़ा सा अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो, अदरवाइज कल मॉर्निंग में उठते ही आपका लेक्चर आ जाएगा, फिर शाम को एक और लेक्चर आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। थोड़ा सा अवेलेबल रहना, थोड़ा सा टाइम निकाल के रखना। ऑलराइट, चल ध्यान रखो, लॉट्स ऑफ लव, बहुत बहुत शुक्रिया, मुलाकात होगी, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, शुक्रिया, बाय।